आई थिंक सेल साइकिल और जो कैंसर डेवलपमेंट था वो हम बात कर चुके थे। जब भी हम सेल साइकिल की बात करेंगे, इन सेल साइकिल देयर आर टू फेज, एम फेज एंड इंटरफेज। एम फेज और इंटरफेज की बात करें, माइटोसिस एंड इंटरफेज। नॉर्मली एम फेज के अंदर सेल टाइम स्पेंड करती है 10% एंड 90% टाइम इन इंटरफेस, बट इन केस दिस इज फॉर नॉर्मल सेल ग्रोथ में। इन केस ऑफ कैंसर सेल ग्रोथ, जब कैंसर होता है तो ये टाइम कितना होगा? 90% एंड ये टाइम 10%। दिस इज नोन एज कैंसर ग्रोथ। ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, बता दिया था पूरा। नेक्स्ट, आगे मूव करें। नेक्स्ट कुछ टर्म्स है जो आपने आई थिंक पहले भी पढ़ी होगी। वन इज हाइपरट्रोफी। सुना है? व्हाट इज हाइपरट्रोफी? सो दिस इज द लाइक दिस इज द सेल, ये इसका जो फुल डेवलपमेंट होना था उतना हो गया। उसके बाद अगर इस सेल की साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, दैट इज नोन एज हाइपर। और जब भी सेल का साइज बढ़ेगा तो उससे उस रिलेटेड पार्ट की साइज भी क्या हो जाएगा? लाइक ऑर्गन का सेल बढ़ रहा है तो ऑर्गन की साइज बढ़ जाएगा, मसल्स में है तो मसल्स का साइज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। सो दिस इज नोन एज हाइपरट्रोफी, increase in the size and shape after full development. Example, any example in our body? What is an example? Body में example क्या है hypertrophy का? है? Pregnancy. Pregnancy will use both thing, hyperplasia and hypertrophy, दोनों ही होता है। So the best example in hypertrophy is the growth and development. Growth and development. Muscle building जो होती है, जो एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद ये मसल बन जाती है, वो मसल्स ग्रोथ जो हो रही है किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ हाइपरट्रोफी ऑफ द सेल। जो मस्कुलर सेल है उसमें हाइपरट्रोफी होती है और उससे साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मींस इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। जब सेल के नंबर बढ़ेंगे, दैट इज नोन एज हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फिजियोलॉजिकल ओनली। नॉर्मल जो होता है वही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हाइपरप्लेजिया जो है ये दो टाइप से हो सकता है। सम टाइम इट इज फिजियोलॉजिकल एंड सम टाइम इट इज पैथोलॉजिकल। सो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल दैट लीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गन एंड इट मे बी फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मींस नेचुरली बढ़ना। व्हाट इज एन एग्जांपल फॉर फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया? यस, द वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रेगनेंसी इज नॉट ए हाइपरट्रोफी। प्रेगनेंसी में भी एग्जांपल होते हैं। प्रेगनेंसी में कहां सेल बढ़ रही है? सेल विल इंक्रीज इन द यूट्रस और सेल विल इंक्रीज इन द ब्रेस्ट। प्रेगनेंसी में कहां सेल बढ़ रही है? प्रेगनेंसी एग्जांपल नहीं होगा। सो द बेस्ट एग्जांपल फॉर फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया इज एंडोमेट्रियल ग्रोथ। एंडोमेट्रियल ग्रोथ। सो आपने देखा होगा एंडोमेट्रियल जो है एवरी मंथ सेड आउट होती है, देन वापस उसकी ग्रोथ होती है, फिर वापस से मैच्योर होती है, फिर वापस सेड आउट होती है। एवरी मंथ विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो इसका जो है जनरेशन एंड डीजनरेशन कंटीन्यूअसली देखने को मिलता है। सो ये जो हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? हाइपरप्लेजिया। वन इज द सेम एंडोमेट्रियल ग्रोथ व्हिच इज प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन प्रेगनेंसी द एंडोमेट्रियल इज नोन एज डेसिडुआ। सुना होगा डेसिडुआ। डेसिडुआ और एंडोमेट्रियल में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डेसिडुआ एंड एंडोमेट्रियम? है इम्प्लांटेशन के बाद, हाँ ये मैं समझ गया भी वो प्रेगनेंसी में ही उसको डेसिडुआ बोलेंगे, पर ऐसा क्या चेंजेस हो गया उसमें आफ्टर इम्प्लांटेशन और प्रेग्नेंट होने के बाद में एंडोमेट्रियल नहीं बोल के उसको क्या बोलेंगे? डेसिडुआ। सो द ओनली डिफरेंस इज इसकी जो आप अगर इसको देखेंगे एंडोमेट्रियम को देखेंगे और डेसिडुआ को देखेंगे तो द फर्स्ट थिंग इज द थिकनेस। बहुत ज्यादा थिक होती है डेसिडुआ। क्या होती है? बहुत ज्यादा थिक होती है, बिकॉज यहाँ पे आपको इम्प्लांट करना है उस बेबी को 9 मंथ तक, वहीं पे न्यूट्रिशन सब कुछ इसी के थ्रू क्रॉस होकर जाएगा आएगा। तो इसके लिए ये एंडोमेट्रियम को पूरी तरह से मैच्योर करके एक थिक एंडोमेट्रियल बनानी होती है, और उसी थिक एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। बाकी कुछ ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही कंटीन्यू लेयर है जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, बस ये थोड़ी थिकनेस में ज्यादा हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और उससे ये शेड आउट नहीं होगी, इजीली डिजनरेट नहीं होगी, और लॉन्ग टाइम तक 9 मंथ तक ये प्रेजेंट रहेगी। तब तक आपके जो मदर जो है डिलीवर्ड नहीं होती, तब तक ये डेसिडुआ रहेगी। उसके बाद ये शेड आउट हो जाएगी और उसके बाद फिर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? एंडोमेट्रियम। तो ये फिजियोलॉजिकल। समटाइम दिस ग्रोथ इज पैथोलॉजिकल आल्सो। पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल हो सकता है। एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया लाइक कैंसर, वही तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। कैंसर ग्रोथ इज पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। कैंसर सेल बहुत ज्यादा बढ़ती है, इमेच्योर एब्नॉर्मल नंबर ऑफ सेल इज देयर, और उससे इतना बड़ा हो जाता है, यहाँ पे हुआ तो यहाँ इतना बड़ा, किडनी में हुआ तो किडनी इतना बड़ा, फिर आपके ओवरी में हुआ तो ओवरी इतना बड़ा, बहुत सारे बड़े बड़े हो जाते हैं। सो वो जो ग्रोथ है वो कौन सी है? पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नॉर्मल सेल इन नॉर्मल अरेंजमेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज एट्रोफी। हाइपरट्रोफी का अपोजिट दैट इज एट्रोफी। सो एट्रोफी डिक्रीज इन द साइज एंड शेप ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। एग्जांपल ऑफ एट्रोफी। सो ओनली वन एग्जांपल इन आवर बॉडी एट एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, सेल एक बार फुल डेवलप हो गया, उसके बाद इसकी साइज क्या होती जाएगी? डिक्रीज होगी। ओल्ड एज में जाते आदमी वापस छोटा हो जाता है, उसका वेट बिल्कुल कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस एट्रोफी। मल्टीपल ऑर्गन्स में एट्रोफी होती है, स्मॉल हो जाते हैं साइज। ये क्या है? डिक्रीज इन द साइज एंड शेप ऑफ द सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जो आप पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव करें, लिख लिया? मूव करें आगे। नेक्स्ट, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो डेली की लाइफ में होती है। तो एक स्टूडेंट कांटेक्ट किया, किसी स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और मेरे से पूछा कुछ उसने। उसने पूछा सर अब क्या होगा हमारा? मैंने कहा वही जो मंजूर खुदा होगा। मेरे हाथ में और आपके हाथ में क्या है? आप, मैं पढ़ा सकता हूँ और आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। बाकी रिजल्ट किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे एक बहुत बड़ा एक पर्सन था, पॉलिटिशियन था, क्रिकेटर था, और उसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका नाम नवजोत सिंह, जानते हो? नवजोत सिंह सिद्धू, जानते हो? सब जानते हैं। पहले वो बहुत बड़ा क्रिकेटर था, उसके बाद वो
कॉमेडियन, क्रिकेटर, लाफ्टर वाला, हंसने वाला, जो भी है, जो भी बना, पॉलिटिशियन भी है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी था और बहुत साल तक अभी जेल में भी रहा है, थोड़े साल तक। सो वो सब उसकी हिस्ट्री है। अब उसकी हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो है कि इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ज्वाइन करके इसने 3 पार्टी को ज्वाइन किया, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। अब आप देखिए इसकी स्टोरी। जब इसने बीजेपी को ज्वाइन किया तब इसने बोला कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में मोदी जैसा कोई नेता हो ही नहीं सकता है। जब इसने कांग्रेस को ज्वाइन किया तो इसने बोला कि राहुल गांधी, इसके सामने कोई भी नाम लिख दो सब खत्म है, ऐसा आदमी बहुत मतलब बहुत बड़ा महान आदमी है। जब इसने दोनों को छोड़ के क्या ज्वाइन किया, आम आदमी, तो बोला केजरीवाल, दूध से धुला हुआ आदमी, इतना सिर्फ आदमी, ये सब नेता दुनिया में हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भ्रष्टाचार फ्री सब कुछ। मतलब इन तीनों का तो पता नहीं है, तो जैसे भी होंगे ठीक है, वो तो अपने घर पे है, वो तो जैसे होंगे ठीक है। बट आप क्या करना चाह रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ पे या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या बना रहे हैं? बेवकूफ, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आज इसके साथ इनको बेवकूफ बना दो, कल उसके साथ उनको बेवकूफ बना दो, तीसरा क्या है, कोई और मिलेगा उसको बेवकूफ बना दो। तो आई थिंक आप मेरा एग्जांपल अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे बहुत इजीली, यू कैन अंडरस्टैंड माय एग्जांपल। और इसका एक बेस्ट जो रिव्यू मुझे दिया उस स्टूडेंट ने, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। रिव्यू उसने ये दिया कि सर, मैंने बहुत सारी कोचिंग देखी, रिसर्च किया मैंने, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। उसके बाद मुझे ये समझ आया कि एक अपनी इस कोचिंग है, ये जो हमारी कोचिंग है, यहाँ पे हम वही टीचर है जो 2015 से लेके अब तक हम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं, और आगे भी वही रहेंगे जो है। ना हम किसी नए को लाते हैं और ना हम कहीं जाने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे बेस्ट जो थिंग होती है वो आपके लिए है। लाइक एक विश्वास होता है, एक भरोसा होता है, और उस भरोसे पे मान लीजिए आप अली सर या श्री सर या अशोक सर, किसी के भी भरोसे पे यहाँ पे आए और वो पर्सन आपको छोड़ देता है और बोलता है वहां छोड़ के यहाँ आ जाओ, क्या आप दे सकते हैं? आप एक बार पे कर सकते हैं, 2 बार पे कर सकते हैं, कितनी बार पे करोगे? सो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, पैसों के लिए खेल खेला जा रहा है और कुछ नहीं है, कि वो जहां पैसे वहां हम, बस तुम हमारे पीछे पीछे आते जाओ। तो हमें ऐसी भेड़ चाल, ऐसा पॉलिटिक्स नहीं खेलना है। अगर हम ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर वो वहीं रहेंगे। फिर उससे मैंने पूछा कि आपको ये कितने साल हो गए, आप इतना सारा एक्सपीरियंस रखते हो? उसने बोला सर मुझे 4 साल तो हो गए भटकते हुए। मैं बोला भी 4 साल पहले तू अगर कॉल करता तो शायद अभी तू कहीं ना कहीं हमारे साथ एनओ या एसएनओ कहीं होता। अभी तूने लेट कॉल किया, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे तुझे बहुत जल्दी एसएनओ या एनओ जो भी एग्जाम आएगा उसमें हमारे साथ लगवा दे। तो अभी हो सकता है राइट प्लेटफॉर्म पे हो, अगर तू ये सारी चीजें अब छोड़ देगा। तो आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है हमेशा लाइफ में, जो भी सेलेक्ट करें आप, हम, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मुझे आके पढ़ो या यहीं आके पढ़ो, जो आपको बेस्ट लगे, जहां आपको समझ में आए वहां पढ़ो। बस पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है बस। क्या किसके चक्कर, नो चक्कर, सब पैसों के चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। वो घुमा घुमा के चारों तरफ से क्या लूट रहे हैं? पैसे लूट रहे हैं। वो 360 जो डिग्री होता है ना, वो 360 डिग्री, उसमें सिर्फ पैसे लूटने वाली मशीन है वो। इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, पीछे से बचा तो वो भी नहीं, इधर से भी, चारों तरफ से ले लो, और कुछ भी नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं करना है और विश्वास रखना है जहां हो बेस्ट हो, बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो। बाकी दुनिया है, चलती रहेगी। अगले दिन आम आदमी पार्टी और मिलेगी, थोड़े दिन बाद देखना, और फिर बाद में वो नेता कहाँ मिलेगा। चले आगे, नेक्स्ट मूव करते आगे। जस्ट मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया की बात करते हैं। सो मेटाप्लेजिया क्या है? मैंने एक सुना था, और उसमें एक वो था कि कुछ ही दिन पहले वो पर्सन बोला था कि आप हमारा कोर्स बाई करो, आपको मिलेगा अप टू 90% डिस्काउंट। और वही पर्सन का मैंने वापस सुना, उसने बोला अप टू 90% तो फ्रॉड है, अभी क्या मिलेगा? फ्लेट। ये अप टू क्या फ्रॉड है, अब क्या मिलेगा? फ्लेट। तो भाई अप टू भी आप ही ने बोला था पहले, और ये फ्लेट भी आप ही बोल रहे हो। फ्रॉड किसके साथ हुआ है? स्टूडेंट के साथ में। बेचारे वो इस अप टू और फ्लेट के बीच में फंसे हुए हैं, कभी इधर जाते हैं अप टू में, कभी इधर जाते हैं। वो बेचारे इधर किधर, वो 3-4 साल से लटके हुए हैं, इधर लटके हुए रहेंगे, ना वो सचेत हो पा रहे हैं और ना उनको समझ आ रहा है कि अब करे तो क्या करे। बस वो एक भीड़ का हिस्सा बने जा रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं, रिजल्ट मिलना नहीं है। मैं अकेला चाहूं तो किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकता हूं। मेरे साथ पूरी टीम है, अली सर है, अशोक सर है, अनु सर है, श्री सर, बहुत सारे टीचर का रोल है, तभी हम सिलेक्शन करवा पा रहे हैं। मैं बोलूंगी नहीं आज तो मैं, आज से अकेला, अब देखो मैं सबको ले जाता हूं, मैं सेलेक्ट कर दूंगा, तो नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं नहीं कर सकता मैं अकेला। और वैसे ही दूसरा भी एक सिंगल बंदा नहीं कर सकता है। और एक और जो होता है जिसको हम बोलते हैं महागठबंधन, जो थोड़े दिन पहले हुआ था, याद होगा। महागठबंधन जानते हो? गठबंधन का मतलब होता है इधर से एक आ गया, उधर से एक आ गया, इधर से एक आ गया, बोल रहे हैं हम ही किंग है, हम ही राजा है। तो उनको पता नहीं ये तीनों कहां जाएंगे, एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा। सो एक जयपुर से आके बोल रहा है कि मैं दिखाता हूं क्या होता है, एक ये इधर से आके बोल रहा है मैं दिखाता हूं, एक ये यहां पड़ा पहले से वो बोल रहा है मैं हूं, मैं दिखाऊंगा। तो देखते हैं क्या दिखाएंगे आगे। क्या है? मेटाप्लेजिया। हमारे कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है। व्हाट इज मेटाप्लेजिया? मेटाप्लेजिया, वी कैन से इट्स स्टार्टिंग फॉर abnormality in a cell, सेल में abnormality स्टार्ट होना, कैंसर की ओर शुरुआत होना। सिंपल वर्ड में बोले तो गोइंग टुवर्ड कैंसर, कैंसर की तरफ आप जा रहे हैं। देयर इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया, अ पर्सन हु इज हैविंग लॉट्स ऑफ स्मोकिंग, बहुत ज्यादा क्या करता है? स्मोकिंग करता है। स्मोकिंग इज रिलेटेड टू सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही होता है स्मोकिंग के लिए रिस्पांसिबल। वैसे रिस्पांसिबल तो पर्सन होता है, पर बेचारा नुकसान किसको होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने पढ़ा होगा और समझा भी होगा पहले डिटेल में, जो अंदर वाली जो लेयर्स है, ये जो इनर सेल्स होती है, अगर इनकी बात करें, एंडोथेलियल लाइनिंग। सो इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम और इन एवरी सिस्टम जहां पे भी म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल या ग्रेनुलर सेल्स होती है, वहां पे स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं सीलिएटेड, सीलिया, जानते हो? स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सीलिएटेड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस स्पेशलाइज्ड सेल इज सीलिएटेड columnar epithelium cell. This
Ciliated columnar epithelial cells are highly specialized cell. ये जो सेल क्या है हाईली स्पेशलाइज्ड है. इनका जो मेन अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की, द फर्स्ट थिंग इज सीलिया जो होती है वो ऐसे मूव करती रहती है. इट्स लाइक अ सीलिया और ये कंटीन्यूअस क्या करती है, ऐसे मूव करती है, मूवमेंट करती है. ड्यू टू दिस मूवमेंट जो भी सीक्रेशंस होगा वो कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ ये मूवमेंट करके उसको बाहर निकालेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सीक्रेशंस को आउट करने का सिस्टम. सेकंड थिंग, एनी फॉरेन बॉडी इज गोइंग इनटू दिस ट्रैक्ट, अगर इस ट्रैक्ट में जाता है तो दिस सीलिया विल ट्रैप इट. इसको क्या करेगी, वो यहीं पे ट्रैप करेगी, अपने पास चिपका देगी और उसको अंदर जाने से एस्पिरेशन से प्रिवेंट करेगा. दिस इज द फंक्शन ऑफ सीलिया और सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियल सेल. व्हेन अ पर्सन इज डूइंग स्मोकिंग, जब कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करने से क्या होगा, जो टॉक्सिक केमिकल निकोटीन और जो भी केमिकल्स हैं दे विल डिस्ट्रॉय दिस सीलिया. सीलिया क्या हो जाएगी, डेस्ट्रॉय हो जाएगी. सीलिया डेस्ट्रॉय होने से जो आपका ये ट्रैक्ट है कुछ ऐसा हो जाएगा. नाउ दिस ट्रैक्ट इज नॉन सीलेटेड. यहाँ पे जो सीलेटेड सेल थी कोलमनार एपिथेलियल सेल्स वो अब चेंज हो गई नॉन सीलेटेड में, और जो टाइप ऑफ सेल था वो हो गया कोलमनार एपिथेलियम से ये चेंज हो गया स्क्वामस एपिथेलियल सेल. पहले जो टाइप की सेल थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, अदर टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो गई. फर्स्ट टाइप ऑफ सेल थी वो हाईली स्पेशलाइज्ड थी, सेकंड टाइप की सेल क्या है, लेस स्पेशलाइज्ड है. दिस चेंजेस from one type of cell into another type of cell, this is known as metaplasia. So what is metaplasia? Answer is it is a change or transformation of it is a cell transformation in which a highly specialized cell changes a less specialized cell. And the example is in smoker the ciliated columnar epithelial replaced by squamous epithelium. जो ciliated columnar cell होती है, ये columnar कुछ इस तरह की होगी आपकी. So ये जो ciliated columnar epithelium cells है ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, they will change into the squamous square shape cell में, इस तरह की सेल में चेंज हो जाएगी. So this transformation is known as metaplasia. यहाँ पे टाइप ऑफ सेल जो है वो चेंज हो रहा है, याद रखें. वन टाइप ऑफ सेल विल चेंज इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल, एंड वन टाइप ऑफ सेल जो फर्स्ट है वो हाईली स्पेशलाइज्ड है और जो सेकंड है वो क्या है, लेस स्पेशलाइज्ड. और यहाँ पिक्चर भी बना हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल सीलेटेड कोलमनार एपिथेलियम, एंड दिस इज द सेकंड टाइप स्क्वेमस एपिथेलियम. क्या अर्जुन चाय लेके आया? हाँ, चाय पीनी है, चलो वेरी गुड. 5 बजे सबके लिए चाय बना के रखना, 5 बजे मिलेगी सबको चाय. अभी इसकी रिक्वायरमेंट मेरे को ज्यादा है क्योंकि मेरे को, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ और नाइट करने के बाद वैसे नींद तो आती नहीं है पर फिर भी ठीक रहता है ना. यस, पी ले, लिख लिया आप लोगों ने, वो करें. बहुत जल्दी आप लोग भी करोगे नाइट ड्यूटी, डोंट वरी. फिर आपको पता चलेगा नाइट ड्यूटी करना, फिर उसके बाद घर जाके ऐसा सोना कि शाम को 7 बजे तक वापस नहीं उठोगे. यस, वो तो एक अलग ही सिचुएशन होती है. अभी हैबिट हो गया, मेरा एक ऐसा हैबिट हो गया कि मैं भले पूरी रात भर काम करना पड़ेगा तो भी दिन में नींद नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए. क्योंकि मैं लास्ट जब से जोधपुर आया हूँ तब से कभी दिन में नहीं सोया, 7 साल हो गए, 7 ईयर से कभी दिन में नहीं सोया हूँ. तो इसलिए नींद अब वो है ही नहीं क्योंकि हैबिट्स हो गया. हाँ, आपकी भी हो गई होगी, आप भी पढ़ी रहे हो 1 साल से. यस, क्या लिख लिया. नेक्स्ट इज, आवाज नहीं आ रहा, इसके रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं. आवाज तो आएगी, मैं बोलूंगा तब. चाय पी रहा हूँ ना अभी तो, है? और इसको रखूंगा तो फिर चाय नहीं पी सकता. नेक्स्ट डिस्प्लेजिया. So what is dysplasia? What is dysplasia? Dysplasia means one is meta and second one is dis. Dis जो word है ये इंडिकेट करता है डिस्टर्ब, और मेटा, मेटा क्या होता है, मेटा इज चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज. अभी हुआ थोड़े दिन पहले मेटा, फेसबुक को मेटा कर दिया, वो चेंज हो गया इसलिए उसका नाम मेटा रखा. मेटा मींस होता है चेंज. सो डिस्प्लेजिया में क्या होगा, जो टाइप ऑफ सेल है वो सेम रहेगा. columnar epithelium cell will be columnar epithelium cell, but problem क्या होगी, उसकी जो साइज एंड शेप है उसमें डिस्टर्बेंस होगा. there will be a disturbance in the size and shape of the cell, not the type of cell. यहाँ पे प्रॉब्लम, पहले वाले में क्या प्रॉब्लम हुआ था मेटाप्लेजिया में, टाइप ऑफ द सेल इज चेंज्ड. यहाँ पे टाइप ऑफ सेल क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट द शेप एंड साइज विल बी डिस्टर्ब. abnormal and large साइज आपको देखने को मिलेगी, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेजिया. एंड आई थिंक मैंने आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था जब हमने सेल को कंपेयर किया था, जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, मैं याद है. सो डिस्प्लेजिया इज टोटली डिपेंड ऑन डिफरेंशिएटेड सेल. जब दो डिफरेंशिएटेड सेल को आप कंपेयर करते हैं और उनमें डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं होता है तो किसको इंडिकेट करता है, डिस्प्लेजिया को. सो इट इज अ नॉर्मल सेल. आपने इस सेल को कंपेयर करना है डिफरेंट डिफरेंट सेल से. दिस इज द फर्स्ट सेल ए, सेल नंबर 2 बी, सी, एंड लास्ट वन डी. सो जब ये चार सेल को हम प्राइमरी सेल से कंपेयर करते हैं, टाइप ऑफ सेल इज सेम, जो भी टाइप इनका चाहिए, स्क्वामस सेल है, क्यूबोइडल सेल है, कोलमनर सेल है, जो भी टाइप की सेल है सारी वही सेम ही है. बट आप देखेंगे इन द सेल, दिस सेल एंड इस सेल को आप कंपेयर करिए तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 75% क्या है, सिमिलर है. ओनली दिस पार्ट इज डिफरेंट, जो इसका शेप था उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया. सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज डिस्प्लेजिया. और ये जो डिस्प्लेजिया होता है इसको हम बोलते हैं माइल्ड डिस्प्लेजिया. माइल्ड चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द सेल, और ये जो डिस्टर्बेंस है वो माइल्ड वाइस, इसको हम क्या बोलेंगे, माइल्ड डिस्प्लेजिया. जब हम इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 50% इज नॉर्मल एंड 50% इज एबनॉर्मल. तो दिस इज मॉडरेट.
50-50 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट। सो दिस सेल एंड दिस सेल जब आप कंपेयर करते हैं तो ये सेल जो है वो कौन सी है, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, और वी कैन से मॉडरेट डिस्प्लेजिया। In this condition, you will see only a few part of the cell is normal. Approximately 25% is normal and 75% is abnormal. Means cell is having severe abnormality, and this is known as severe dysplasia. इसको हम क्या बोलते हैं, severe dysplasia. When you are comparing cell number D to this primary cell, there is no similarity. और जब एक सेल में दूसरी सेल से आप कंपेयर करते हो कोई सिमिलरिटी नहीं मिलती, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या वर्ड बताया था मैंने, that is known as undifferentiated cell. There is no differentiation in between cell D and this cell, so it is known as undifferentiated cell. और यहाँ पे जो रहेगा very severe dysplasia, इसको हम क्या बोलते हैं, very severe dysplasia. So definition and alteration in the size and shape, organization of the differentiated cell, पहले में सिमिलर थी उनमें अब चेंजेस आ गया, उसको हम बोलेंगे dysplasia. It may be, it occurs from persistent severe injury or irritation, mild, moderate and severe or very severe. Sometime in exam, the examiner will ask you, when a cell, this is the primary cell and this is the dysplasic cell, and there is no similarity between primary cell and dysplasic cell, then it is known as, so one term is undifferentiated cell, but the specific term which is used in this situation is when a cell is completely undifferentiated, this is known as anaplasia. इसको हम क्या बोलते हैं, anaplasia. So very severe dysplasia को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, anaplasia. और जिसको हम क्या बोल सकते हैं अदर वर्ड में, 100% undifferentiated cell is known as anaplagic cell. याद रहेगा, तो ये क्लियर हो गया. Mild dysplasia means mild changes or mild alteration in the size shape, moderately altered severe यानी mild amount is mild is normal and more जो यहाँ पे क्या रहेगा abnormal रहेगा, और very severe में completely क्या रहेगा, anaplasia, PL, ये गलत है, anaplasia. So what is the difference between dysplasia and metaplasia, बता सकते हो आप? In case of metaplasia, the type of cell is completely changed, but in case of dysplasia, the type of cell is normal, but size or shape will be abnormal here. और उसी abnormality के basis पे इसको चार पार्ट में डिवाइड किया, mild, moderate, severe and very severe. And when very severe और 100% undifferentiated है तो उसको क्या बोलेंगे, anaplasia. लिख लिया, वो करें. Next is ये तो ठीक हमने बना लिया. There are two terms जो हमें यहाँ पढ़नी है. One is carcinoma and the second one is sarcoma. There are two types of oncological cancers जो बात करते हैं, और उसमें फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, कार्सिनोमा. कार्सिनोमा की बात करें तो कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल. जो एपिथेलियल सेल्स होती है, अगर उस सेल में कैंसर होता है तो उस कैंसर को हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा. दैट इज नोन एज कार्सिनोमा. उसके डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, जैसे ओरल कैविटी में एपिथेलियल सेल में कैंसर हो गया, इसोफेगस में हो गया, स्टमक में हो गया, लिवर. मोस्ट ऑफ द टाइम लिवर नहीं है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में आपको जो देखने को मिलेगा कौन सा मिलेगा, कार्सिनोमा. तो हम बोलते हैं ओरल कार्सिनोमा, इसोफेजियल कार्सिनोमा, स्टमक कार्सिनोमा, कार्सिनोमा हम यूज करते हैं. एंड एक जो टर्म हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सार्कोमा. Sarcoma is also a type of cancer, but it is the cancer of connective tissue. Cancer of connective tissue, like osteocyte. Osteocyte क्या होती है, बोन में, तो कैंसर ऑफ बोन, osteocyte. अगर इसमें अगर कैंसर होता है osteocyte में, तो osteocyte is a connective tissue. Yes or no? Connective tissue का मीनिंग जानते हैं? What is connective tissue? The type of tissue which connect whole body from up to last, जहां तक हर एक पार्ट में कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू. तो बोन बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करती है, दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टिव टिश्यू. मसल, ब्लड, ब्लड इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू. ये भी क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. स्किन, स्किन कनेक्ट करती है, नहीं सर, स्किन इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू. सो ओस्टियोसाइट में अगर कैंसर होता है इसको हम बोलते हैं ओस्टियो सार्कोमा. यहाँ पे हम ओस्टियो कार्सिनोमा यूज नहीं करते, ये क्या यूज करेंगे हम, ओस्टियो सार्कोमा, कैंसर ऑफ बोन, दैट इज ओस्टियो सार्कोमा. तो सार्कोमा इज द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल. The carcinoma is very common compared to sarcoma. दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा कॉमन कौन सा है, कार्सिनोमा. बट द सार्कोमा इज मोस्ट डेंजरस. अगर हम डेंजर की बात करें तो ज्यादा डेंजरस कौन सा है, सार्कोमा. लाइक बोन में कैंसर हो गया, यहाँ की बोन में कैंसर हो गया, बोन में कैंसर हो गया तो क्या कर सकते हो, पूरी बॉडी में क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि बोन बॉडी का हर एक पार्ट में है. ब्लड में कैंसर हो गया तो ब्लड हर एक पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इसीलिए सार्कोमा इज मोर डेंजरस कंपेयर टू कार्सिनोमा. सार्कोमा विल स्प्रेड मोर फास्टली कंपेयर टू द कार्सिनोमा. सार्कोमा इज we can say widely distributed in body, but carcinoma is a limited growth. Like अगर oral cavity में हो तो यहीं पे होगा, लिवर में हुआ तो यहीं पे होगा, जब तक मेटास्टेसिस नहीं होगा, किडनी में हुआ तो किडनी में रहेगा, वो बाहर जब तक स्प्रेड नहीं होगा तब तक नहीं. लेकिन जो सार्कोमा ब्लड में हो गया तो होते ही पूरी बॉडी में फैल जाएगा. So that's why carcinoma is less dangerous compared to the sarcoma. So opus is malignant tumor of epithelial tissue is known as carcinoma, and the malignant tumor of connective tissue or mesenchymal tissue, muscle bone, which is known as sarcoma. Sarcoma are more dangerous than the carcinoma. Carcinoma के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ज्यादा डेंजरस कौन सा है, तो आंसर होगा sarcoma. So पहले हम बात करेंगे कार्सिनोमा के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे सार्कोमा के बारे में. स्टार्ट करें फर्स्ट कार्सिनोमा. टाइप वेरियस टाइप जो है इसके ऊपर लेते हैं वन बाय वन.
कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं इनके नाम से, तो क्या है इनके टाइप्स सबको पढ़ते हैं। नॉट सेट फॉर्म फिल कर दिया सभी ने? अगर कोई भी मिस्टेक्स या कुछ भी है तो आज और कल जो है विंडो ओपन रहेगा करेक्शन के लिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप करेक्ट कर सकते हैं, 2 दिन में रहेगा, और उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ एक्सेप्ट हुआ वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ, अभी 2 दिन करेक्शन है, एडिट वाला ऑप्शन 2 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, आज और कल 22 एंड 23। तो अगर कुछ है आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुआ है तो अभी क्या कर ले, करेक्ट कर ले। और इस बार वाले सिस्टम में सब कुछ एडिट हो रहा है, तो इसलिए आप अभी भी एडिट कर सकते हैं। इवन आप कैटेगरी भी चाहे गलत लगे तो वो भी चेंज कर सकते हैं। जो कम लगे पैसे ज्यादा लगे, कम ज्यादा लगे तो ठीक है गए वो तो, पर कम वाले वापस पे करके आप चेंज कर सकते हैं कैटेगरी को। यस, मूव करें आगे। बाकी नोट सेट एग्जाम 15 ऑफ सितंबर को बिल्कुल तैयार है आपके लिए, प्लान है पहले से ही। जो भी एग्जाम देने वाले हैं मेहनत करें अच्छे से और अपना बेस्ट दें। और टीम जेआईएनसी भी बिल्कुल तैयार है, वही महा मैराथन क्लासेस, बट यूट्यूब पे वो फॉर्मेलिटी वाली क्लासेस नहीं है, अपनी यही होती है, अपन यही खड़े रहते हैं आपके सामने, 12 घंटे क्लास होती है, फ्रॉम मॉर्निंग 8 एम टू इवनिंग 8 पीएम तक, 12 घंटे लगातार एक ही टीचर आपके साथ रहेगा, और वो पूरा सब्जेक्ट जो है वो क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे। सो वी आर प्लानिंग फॉर, आई थिंक इस बार 11th डेज का शेड्यूल है, 11 क्लासेस होगी 12 आवर्स की, 1 टू 11 तक होगा, और फिर 12 और 13 और 14 हमारे पास रहेंगे, जिसमें आप रेस्ट करेंगे, और फिर 15 तो आपका ही। यस, शेड्यूल जो है 3 शाम तक आपको मिल जाएगा, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ बाहर वाले अगर कोई देखना चाहता है तो उसको ऑनलाइन इसमें देखने के लिए पे करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए हर बार की तरह इस बार भी क्या रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्लियर? तैयार है? तैयार रहो भाई, हमें भी उसके लिए तैयार होना पड़ता है मेंटली। फिजिकली तो ठीक है, पर मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इधर पूरा सोच के रखना पड़ता है। 12 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 12, बहुत मुश्किल होता है। यस, नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट, फर्स्ट इज कार्सिनोमा। व्हाट इज कार्सिनोमा? द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज कार्सिनोमा। द फर्स्ट वन इज एडेनोकार्सिनोमा। सो ये बहुत बार एमसीक्यू एग्जाम में पूछा, व्हाट इज एडेनोकार्सिनोमा? एडेनोकार्सिनोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर which is present in the epithelial tissue, but the type of epithelial tissue is very important, और वो है secretion producing epithelial cell। secretion producing epithelial cell, जो भी एपिथेलियल सेल आपकी बॉडी में सिक्रेशन प्रोड्यूस करती है, म्यूकस बनाती है, जो भी सिक्रेशंस करती है, वो एपिथेलियल सेल के कैंसर को हम क्या बोलते हैं? एडेनोकार्सिनोमा। जैसे इसोफेगस में आप जाएंगे तो सिक्रेशंस होता है इसोफेगस में, ट्रेकिया में आप जाएंगे सिक्रेशंस होता है, स्टमक में आप जाएंगे सिक्रेशंस होता है, इंटेस्टाइन में आप जाएंगे सिक्रेशंस होता है। सो जीआईटी के मोस्ट ऑफ द कैंसर, सारे के सारे कैंसर एक्सेप्ट लीवर के अलग टाइप्स है वहां पे, उसको छोड़ के सारे कैंसर कौन से होते हैं? एडेनोकार्सिनोमा। एंड जो एपिथेलियल सेल सिक्रेशंस प्रोड्यूस करती है, उन एपिथेलियल सेल का एक स्पेशल नाम होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल। ग्लैंडुलर सेल्स। So what is the glandular cell? Answer should be secretion producing cell of epithelium is known as glandular cell. And if the cancer is present in glandular cell, that is known as the adenocarcinoma. That type of cancer is known as adenocarcinoma. So cancer of glandular epithelium, cancer of glandular epithelium, that is known as adenocarcinoma. Glandular epithelium का काम क्या है तो आप लिख देंगे secretory cell. Secretions produce करने वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? Glandular cell. Clear? याद रहेगा? ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। ग्लैंडुलर कैंसर, ये ग्लैंडुलर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्लैंड के अंदर जो होता है कि आपकी थायराइड ग्लैंड में है या और किसी अदर ग्लैंड में है इसलिए ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब होता है सिक्रेशन प्रोड्यूस करने वाला, वो ग्लैंड में भी हो सकता है, अदर बॉडी पार्ट में भी हो सकता है, ट्रेकिया में, ट्रैक्ट आपका जीआईटी ट्रैक्ट हर एक पार्ट में, ओरल कैविटी में, सब जगह होता है, तो सारे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये तो नाम से ही लिखा हुआ है, स्क्वैमस सेल में कैंसर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। सो कैंसर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम इज नोन एज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एडेनोकार्सिनोमा एंड द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। जीआईटी के कैंसर जो हम पढ़ेंगे आगे, ओरल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, रेक्टम कैंसर, मोस्ट जो कैंसर यहाँ पे होते हैं वो सारे कौन से टाइप के होते हैं? एडेनोकार्सिनोमा टाइप्स ऑफ कैंसर प्रेजेंट इन आवर जीआईटी कैंसर। ठीक है, तो ये ऑन्कोलॉजी पढ़ के आएंगे आप इस ट्यूसडे के लिए। नर्वस सिस्टम तो मैंने दे दिया लास्ट क्लास में सारा, ऑन्कोलॉजी और साथ में सर पढ़ा रहे थे आपको एंडोक्राइन। एंडोक्राइन चल रहा है, हाँ, तो एंडोक्राइन पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट ट्यूसडे तक जो भी आएगा तब तक वो पढ़ते रहेंगे आप। कितने मार्क्स आए हाईएस्ट? देखा ही नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। अब तो इधर लगा रहता है, ऐसे प्रिंट आउट होकर आ जाता है और अगले दिन आ जाता है ना, पहले वो मैसेज भी आता है आपको, नहीं आता है? आपके घर पे मैसेज आता है जो आपके पेरेंट्स के नंबर है। 80, 83 है, ये गलत है। सोनिका गुप्ता, सोनिका क्या हाईएस्ट है? आप क्या है? ये पिछली बार का है, इस बार का नहीं लगाया। इस बार किसका है? आपका है। कितने आए हैं? 83 आए हैं। अच्छा, इसमें आता है, वेरी गुड। ये अच्छा, देखो मेल आता है सबको, ग्रुप पे आ जाता है। काजल सिंह, बिल्कुल। तो सोनिका गुप्ता तो इस बार कहाँ पहुंच गया आप तो? हैं 76 पे आ गए आप, क्यों कम आए फिर नंबर? हैं, चलो कोई नहीं, अच्छा है, और कोशिश करें बेटर नंबर लाए। मैं तो बहुत इजी वाले क्वेश्चन दिए थे, वैसे भी टफ वाले दिए नहीं थे एक भी। अली संडे साइड टफ दिए होंगे। नेक्स्ट आगे सार्कोमा। सो कार्सिनोमा में दो ही टाइप है, वन इज एडेनोकार्सिनोमा, सेकंड वन इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। सार्कोमा के अंदर मल्टीपल टाइप्स आप पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ओस्टियोसार्कोमा, अभी बताया था मैंने, कैंसर ऑफ ऑस्टियोसाइट बोन। ऑस्टियोसाइट बोन के अंदर जो कैंसर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसार्कोमा, कैंसर ऑफ बोन। कॉन्ट्रोसार्कोमा, कैंसर ऑफ कार्टिलेज।
आई थिंक अभी एक एम्स का पहले पेपर हुआ था, लास्ट टाइम मैंने दिया था एक पेपर, उसमें आया था ओस्टियोकोंड्रोसार्कोमा। ओस्टियोकोंड्रोसार्कोमा कैंसर इज कौन सा कैंसर है? तो यहाँ पे क्या है, ओस्टियो यानी तो बोन, कोंड्रो मींस कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज दोनों के साथ में अगर कैंसर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओस्टियोकोंड्रोसार्कोमा। तो कैंसर ऑफ बोन एंड कार्टिलेज कम्बाइनली नोन एज ओस्टियोकोंड्रोसार्कोमा, एंड सिंगल अगर हम बात करें तो कोंड्रोसार्कोमा इज द कैंसर ऑफ कार्टिलेज एंड ओस्टियोसार्कोमा इज द कैंसर ऑफ बोन। नेक्स्ट इज लाइपोसार्कोमा। लाइपो मींस लिपिड और वी कैन से फैट। सो फैटी टिश्यू के अंदर कैंसर हो जाता है स्किन के अंदर, कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू, दैट इज नोन एज लाइपोसार्कोमा। लाइपोसार्कोमा कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू या एडिपोज फैट। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट इज मायोसार्कोमा। व्हाट इज मायोसार्कोमा? कैंसर ऑफ मसल, दैट इज नोन एज मायोसार्कोमा। मायोसार्कोमा उसके बाद ये लिखेंगे, पहले क्या है मायोसार्कोमा लिखा नहीं इसमें, तो मायोसार्कोमा इज द कैंसर ऑफ मसल, कैंसर ऑफ मसल दैट इज नोन एज मायोसार्कोमा। द नेक्स्ट वन इज कैंसर ऑफ लियोमायोसार्कोमा। व्हाट इज लियोमायोसार्कोमा? मायोसार्कोमा इज द मसल कैंसर, आगे क्या लगा दिया लियो, व्हाट इज लियोमायोसार्कोमा? सो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होती है अगर उनमें कैंसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लियोमायोसार्कोमा। सो कैंसर ऑफ स्मूथ मसल इज नोन एज लियोमायोसार्कोमा। रैप्डोसार्कोमा, व्हाट इज रैप्डो? सुना होगा रैप्डोमायोलाइसिस, नहीं सुना? व्हाट इज रैप्डोसार्कोमा? सो रैप्डोसार्कोमा, व्हाट इज रैप्डोमायोलाइसिस? rhabdomyolysis, myo means muscle, lysis means breakdown, rhabdo means abdo means abdomen, so it's a abdominal muscles डिस्ट्रक्शन होता है उसको हम बोलते हैं rhabdomyolysis, एंड अगर ये कैंसर प्रेजेंट होता है abdominal muscles में तो उसको हम क्या बोलते हैं? rhabdosarcoma। सो rhabdo कैंसर ऑफ स्केलेटल मसल्स और abdominal मसल्स दोनों ही है, ये भी स्केलेटल मसल ही है, ये भी हमारे कंट्रोल में होती है। abdominal muscles इज वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स है, इनवॉलंटरी है, एब्डोमेन मूवमेंट नहीं कर सकते आप, है वो एक योगा करता है बाबा जी पूरा ऐसे अंदर करके, क्या बोलते हैं, फिर वो अंदर कैसे जाती है मसल्स? एब्डोमिनल मसल इज व्हिच टाइप ऑफ मसल्स? ये जो एब्डोमिनल मसल्स है, जो एब्स वाली मसल्स है, वो कौन सी है? वॉलंटरी मसल। अरे इनवॉलंटरी मसल्स तो दो ही होती है, एक स्मूथ मसल्स और एक कार्डियक मसल्स, बाकी सारी वॉलंटरी मसल्स ही होती है बॉडी में, और उन सारी वॉलंटरी मसल के कैंसर को हम क्या बोलेंगे? स्पेशली यहाँ पे रैप्डोसार्कोमा। नेक्स्ट फाइब्रो, ये तो कॉमन वर्ड है, फाइब्रो मींस फाइब्रस टिश्यू, सो फाइब्रस टिश्यू में कैंसर होना फाइब्रोसार्कोमा। बस हो गया, सार्कोमा बहुत है, एक और बच गया आई थिंक, वेसल्स, ब्लड वेसल्स भी कनेक्टिव टिश्यू है या फिर नहीं है? एपिथेलियल ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कौन सा टिश्यू है? ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है, नहीं करती है? करती है, तो फिर लिख लो, नहीं लिखा? फाइब्रोसार्कोमा इज द कैंसर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। नेक्स्ट मेसोथेलियोमा, व्हाट इज मेसोथेलियोमा? नहीं सुना? देख के बता दो, व्हाट इज मेसोथेलियोमा? अरे जो बॉडी कैविटीज होती है, लाइक एब्डोमिनल कैविटी है या फिर अदर जो भी बॉडी कैविटी है, उनके अंदर एक मेम्ब्रेन जो उनको क्या करती है पूरी तरह से बना के रखता है। ये एक बॉडी कैविटी है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी है, तो ये कैविटी जो होती है इसके ऊपर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। सो इस मेम्ब्रेन में अगर कैंसर होता है, जो ब्लू वाली मैंने बनाई, ये तो बाहर वाली है, ये ब्लू वाली अंदर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेसोथेलियोमा। कैंसर ऑफ मेम्ब्रेन दैट लाइनिंग बॉडी कैविटी, दैट इज नोन एज मेसोथेलियोमा। एंजियोसार्कोमा, एंजियो मींस वेसल, ब्लड वेसल्स, सो कैंसर ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज एंजियोसार्कोमा। ब्लड वेसल में कैंसर होता है उसको क्या बोलेंगे? एंजियोसार्कोमा, कैंसर ऑफ ब्लड वेसल। बस बहुत है, हो गया, देख लिया? अभी कुछ नहीं पढ़ा, अभी सिंपल सिंपल आधी लाइन भी नहीं भर रही, इतना छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आ रही है, सारी टर्मिनोलॉजीज है और आपको पता होनी चाहिए कैंसर से रिलेटेड। नेक्स्ट कार्सिनोमा इन सिटू, नेक्स्ट टर्म कार्सिनोमा वर्ड आते ही तो कैंसर को इंडिकेट करता है, पर इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इन सिटू। अभी भी ये इन सिटू स्टेट में है, इन सिटू का मतलब अभी फैला नहीं है, कहीं गया नहीं है ये। सो अगर हम बात करें यहाँ पे स्किन की, सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये ऊपर क्या हो गया आपका? एपिडर्मिस, एंड नीचे क्या है? डर्मिस, और बीच में क्या थिन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो जो कैंसर होगा वो कैंसर अभी आपके यहीं पे ही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, यहीं पे छोटा सा है कुछ। दिस प्री कैंसर स्टेट, ये कौन सी स्टेट है? प्री कैंसर स्टेट,
जो अभी तक स्प्रेड नहीं हुआ है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, किसी भी ऑर्गन को इन्वेजन नहीं किया है, स्किन की मेम्ब्रेन में ही इंटैक्ट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, इसको क्रॉस नहीं किया है, इट मींस ये अभी किसमें है, प्री कैंसर स्टेट में। और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सिटू। जो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, इट्स अ प्री कैंसरस कंडीशन, refers to a group of abnormal cell that have not spread from the location, जहां पे है वहीं पे बनी हुई है, अभी भी स्प्रेडिंग नहीं हुआ है, where the first formed, although they may later spread into normal tissue and become cancer। अगर आपने इसको ट्रीटमेंट नहीं किया, पेशेंट को मैनेजमेंट नहीं दिया, तो ये आगे जाके क्या बन सकता है, प्री कैंसरस विल कन्वर्ट इनटू कैंसरस कंडीशन, कैंसर कर सकता है, लेकिन अभी ये कैंसर नहीं है, अभी कौन सी स्टेट है, प्री कैंसर स्टेट है। यहाँ पे 99% आप कैंसर को क्या कर सकते हैं, स्टेट में ट्रीट कर सकते हैं। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, देयर इज नो इन्वेजन इन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे दिखाता हूं मैं इस इमेज में, यहाँ देख सकते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको यहाँ पे, यहाँ दिख रही है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्लड सप्लाई वाला पार्ट किसमें होता है, डर्मिस और एपिडर्मिस। डर्मिस, एपिडर्मिस इज एन एवास्कुलर स्ट्रक्चर। फिर जिंदा कैसे, if it is an avascular structure then how it is living component, डेड होना चाहिए, कैसे जिंदा है? जिंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन जरूरी है, फिर कहां से आती है? सो दिस ब्लड सप्लाई जो यहाँ पे है, ये डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती, इनके पास कौन सी सप्लाई होती है, इनडायरेक्ट। द नियर बाय सेल विल सप्लाई ब्लड टू ऑक्सीजन, और जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो आस पास की सेल एक दूसरे को ट्रांसफर करती है, दे विल नॉट हैव डायरेक्ट सप्लाई थ्रू द ब्लड। ये किसके थ्रू लेती है, जो आप लाइक मल्टीपल सेल्स है, एक सेल दो सेल ऐसे जुड़ी हुई है, इसके पास यहाँ ब्लड आ रहा है, ये सेल इसको देगी, ये वाली आगे को देगी, ये नेक्स्ट वाले को ऐसे ऐसे सप्लाई करेगी, डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती है ब्लड वेसल्स में। जो होती है वैसे यहाँ पे नहीं होती है, डर्मिस के पास, एपिडर्मिस के पास डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ देखोगे ये जो पर्पल कलर में बना हुआ है, ये क्या है, एब्नॉर्मल मास बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये एब्नॉर्मल मास जहाँ पे फॉर्म हुआ वहीं पे है, स्प्रेडिंग नहीं हुआ अभी तक, ना बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्री कैंसरस स्टेट और कैंसर इन सिटू। और यहाँ पे आप इजीली कैंसर को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट, ठीक है, देखिएगा, इन दिस स्टेज कैंसर इज क्यूरेबल, आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंदु बाला बोल रही है सर हमारी भी रैंक लिस्ट अपलोड कर दीजिए, बिल्कुल आपकी भी करेंगे। So cancer in situ or carcinoma in situ is a pre-cancer state where cancer easily curable and basement membrane is intact, tumor not spread to the nearby tissue, no invasion, no metastasis, कुछ भी नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा इन सिटू। और ये हर एक ट्यूमर में प्री कैंसर स्टेट आएगा, उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसर स्टेट। डर्मिस जो मेम्ब्रेन हमारी है, दिस इज द डर्मिस एंड ये आपकी एपिडर्मिस। सो डर्मिस इज नोन एज ट्रू स्किन, एपिडर्मिस इज नॉट अ ट्रू स्किन, इट्स अ फॉल्स स्किन। उसका रीजन क्योंकि ये बार-बार क्या हो जाती है, शेड आउट हो जाती है, ना इसके पास डायरेक्ट ब्लड सप्लाई है, ना इसके पास इसका खुद का कुछ नहीं है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स स्किन। ट्रू स्किन कहां से स्टार्ट होती है, एपिडर्मिस के साथ, डर्मिस के साथ में। डर्मिस इज नॉन एज ट्रू स्किन क्योंकि वहां ब्लड वेसल्स होती है, नर्व सप्लाई स्पेशल, जो नर्व आपका, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे स्किन के अंदर, स्पेशल रिसेप्टर होते हैं नर्व सप्लाई के लिए, नहीं पता, स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स होती है जो मेलानिन प्रोड्यूस करती है। नर्व सप्लाई के लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, वेरी गुड, आज सर आएंगे, सर को पूछना, ठीक है, सर बोलेंगे मैंने तो पढ़ा दिया, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ाऊं फिर क्या होता है, फिर बताओ कौन सी सेल, अरे बिल्कुल सही जा रहे हो, नाम तो बोलो, मैकल सेल, दैट इज मैकल सेल, सुना है, नहीं सुना, बहुत सारी सेल होती है स्किन में, पढ़ना है घर जाके आज। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इज, नहीं लिखा पहले वाला, नेक्स्ट इज मेटास्टेसिस। नेक्स्ट टर्म मेटास्टेसिस, व्हाट इज मेटास्टेसिस, पढ़ा था जब डिवाइडेशन ने दो पार्ट में किया था, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट सेल, वहां पढ़ा था मेटास्टेसिस क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड मेटास्टेसिस कौन से टाइप की ट्यूमर में होगा, ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर इज मेटास्टेटिक ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस शो नहीं करता है। सो मूव करें, स्टार्ट करें। मेटास्टेसिस डेफिनेशन इज स्प्रेड ऑफ ट्यूमर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। जब मेटास्टेसिस होगा, हमने ये भी मैंने बताया था, मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक ऑर्गन इज, मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक ऑर्गन इन बॉडी, lungs is the most common metastatic organ, जहां पे highest metastatic cancer होता है। So उसका रीजन क्या है, why lung is most common metastatic organ है, लंग को पसंद है कैंसर करना, चलिए अभी बताते हैं। So सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, this is the esophagus, your stomach, और स्टमक से क्या जाता है, जीआईटी का ब्लड कौन लेके जाता है, इट इज नॉट एनाटॉमिकल पिक्चर, इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। जीआईटी का ब्लड, वीनस ब्लड कौन लेके जाता है, कोई ले जाता नहीं ले जाता है, या बेचारा राम भरोसे चल रहा है कि रहने दो, क्या है, कहाँ जाता है, लीवर के पास, लीवर से कौन लेके जाता है, पता नहीं सर कौन तो ले जाता है, मुझे नहीं पता है कौन सा कौन कहाँ आता जाता है, आई डोंट नो अबाउट दिस कार्डिक सिस्टम। और वहां से फिर ये पता नहीं किस में जाता है, और ऐसा कुछ होता है जहां पे ऐसे जाता है, इधर आता है, इधर से जाता है और वापस आता है, फिर जाता है, ऐसे कुछ होता है। सो देखो एग्जैक्टली आई डोंट नो कैसे होता है, पर मैं जस्ट ऐसे सिंपली बना रहा हूँ, पता नहीं क्या बन गया, जो भी बना अंडरस्टैंड करना है आपको। और वापस आता है यहाँ से, नहीं आता है, लेके कौन आता है,
वेन और आर्टरी, वेन ब्लू कलर होना चाहिए ना, लेके जाता है रेड वाला, लाता है ब्लू वाला, और फिर यहाँ से वापस जाता है, किसके थ्रू जाता है, यहाँ से जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सो फर्स्ट थिंग इज इन आवर जीआईटी द venous जो ब्लड है वो ड्रेन किया जाता है थ्रू द पोर्टल वेन, दिस इज द पोर्टल वेन, थ्रू द पोर्टल वेन ब्लड विल बी ड्रेन इन द लीवर, जीआईटी से जो ब्लड आएगा किसमें जाएगा, लीवर में, थ्रू द लीवर इट विल बी टेकन बाय द हेपेटिक वेन, and through the hepatic vein it will go into the inferior vena cava, and through the inferior vena cava into the right atrium, so ये आ गया right atrium में, then into the right ventricle and to the pulmonary artery it reach into the lungs, and then return back through the pulmonary vein into the left atrium and then left ventricle and then again into the systemic circulation, और फिर वापस ऐसे चलता रहेगा। For example if there is a cancer which is present here, अगर यहाँ पे कोई कैंसर होता है और ये पार्ट यहाँ से ब्रेक हो गया कैंसर सेल का, और ये इसमें ट्रेवल करके स्टार्ट होता है मूव करना, ये यहाँ पहुंचा, यहाँ रीच हुआ, और यहाँ कहाँ पहुंच गया, लीवर में, if it get deposited in the liver then it will cause cancer in the liver, लीवर में कैंसर करेगा। अगर ये यहाँ डिपॉजिट नहीं होता है और थ्रू दिस हेपेटिक वेन इसमें पहुंचा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, क्या यहाँ पे कैंसर होगा हार्ट के अंदर, कभी सुना कैंसर ऑफ हार्ट, स्पेशली सफरिंग विद कैंसर ऑफ हार्ट, एंड वी आर गोइंग फॉर, कौन सी टॉमी करेंगे, हार्ट की टॉमी है, कार्डियक्टॉमी कर सकते हैं, आर्टरेक्टॉमी, वेंट्रेक्टॉमी, काट के निकाल दो, हार्ट में सिर्फ ट्रांसप्लांट होता है, डायरेक्ट निकाल के नया लगा देते हैं। सो बेसिकली हार्ट इज organ in our body which having rare chance for developing tumor, in some cases 0.1% cases maybe cancer of heart हो सकता है, उसमें पेशेंट की डेथ हो जाएगी, बट मेटास्टेटिक कैंसर इज नॉट पॉसिबल, और उसका रीजन बिकॉज ब्लड जो यहाँ स्टे करता है उसका टाइम बहुत कम टाइम होता है, आपकी एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड में तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, सो ये यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए स्टे करता है, बहुत फास्ट मूव करता है, इसलिए कभी भी यहाँ पे सेल रुक नहीं सकता है। सो ये यहाँ से कहाँ पहुंच गया, लंग्स में, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने एक ऑर्गन, एक जीआईटी सिस्टम का बताया, बाकी अदर भी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, अदर से भी आता है ब्लड, सबसे वीनस ब्लड। सो इस पूरे सिस्टम में कैंसर होने के चांसेस कहाँ कहाँ पे है, पहला चांस तो कहाँ पे है, लीवर में, और दूसरा कहाँ पे, लंग्स। अगर हमें बात करनी हो ओनली जीआईटी की कि द जीआईटी कैंसर इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेडेड टू, तो हमारा आंसर क्या होगा, लीवर। बट आप दूसरे पार्ट की बात करोगे तो उसका ब्लड भी किसमें आएगा, लंग्स में, तीसरे ऑर्गन की बात करोगे उसका भी लंग्स में, सारों का ब्लड लास्टली किसमें पहुंचता है, लंग्स में, और वहां पे ये स्टे करता है, होल्ड किया जाता है गैस एक्सचेंज के लिए, एंड उसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट चांस होता है क्या डेवलप होने के, कैंसर की। दैट्स व्हाई द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन फॉर मेटास्टेसिस इन बॉडी, आंसर इज लंग्स, एंड मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन फॉर मेटास्टेसिस इन जीआईटी, देन आंसर इज लिवर। क्लियर? दिस ग्रोथ जो यहाँ पे हुई थी दिस इज नोन एज प्राइमरी ट्यूमर, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्यूमर और प्राइमरी कैंसर, एंड ये जो ट्यूमर यहाँ पे डेवलप होगी यहाँ कैंसर केस में, तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी कैंसर। सो वन इज प्राइमरी कैंसर एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी कैंसर। तो मेटास्टेटिक कैंसर सारे कौन से होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऑल द मेटास्टेटिक कैंसर आर सेकेंडरी कैंसर, प्राइमरी नहीं होंगे, प्राइमरी तो उसी साइड से एसोसिएटेड होंगे। सो इट इज डिफाइंड एज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड ग्रोथ आल्सो नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट और ट्यूमर इम्प्लांट। अभी बताया था मैंने कौन से टाइप की ट्यूमर करेगी, तो ओनली द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर मेटास्टेटिक, सिर्फ और सिर्फ कौन मेटास्टेसिस कर सकता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर आर नॉन मेटास्टेटिक ट्यूमर। अब ये क्यों होता है उसका रीजन हम पढ़ेंगे यहाँ पे वन बाय वन अभी। सो ये एग्जांपल यहाँ जो हमने अभी बात किया वो दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे था, यहाँ से डिटेच हुआ और यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे कौन सा कर दिया इसने, सेकेंडरी ट्यूमर, ये क्या है, प्राइमरी ट्यूमर। ये मेटास्टेसिस डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट कोज एंड रूट जो हम इसके बात करते हैं कि क्यों होता है और कैसे होता है। सो व्हाई बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉन मेटास्टेटिक एंड व्हाई मैलिग्नेंट ट्यूमर आर मेटास्टेटिक ट्यूमर। वन कॉज इज हमने पढ़ा था कैप्सुलेटेड, बिनाइन ट्यूमर्स आर कैप्सुलेटेड बट मैलिग्नेंट ट्यूमर आर अनकैप्सुलेटेड, एंड उसकी वजह से बाहर नहीं जा सकता है। सेकंड रीजन इज, एक रीजन और बताया था मैंने कैल्शियम का, कैल्शियम इज अ टाइप ऑफ एडेसिव, बताया था उस दिन मैंने, एडेसिव चिपकाने वाला है। जब हम बिनाइन ट्यूमर की बात करते हैं तो बिनाइन ट्यूमर इज हैविंग मोर कैल्शियम कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर इज हैविंग लेस कैल्शियम, एंड उसकी वजह से जो मैलिग्नेंट सेल्स होती है वो चिपकती नहीं है एक दूसरे से, लेकिन बिनाइन ट्यूमर एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है। तो अगली स्लाइड पे देखिए, लिख लिया, मूव करें नेक्स्ट, नहीं लिखा, जहां भी कुछ डाउट लगे आप पूछ सकते हैं तुरंत। भाई मुझे तो लगता है आपको बस सब कुछ समझ आ रहा है और मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, डाउट लगे तो आपको क्या करना है, पूछ लेना है। नेक्स्ट आगे, रीजन ऑफ मेटास्टेसिस, क्या क्या रीजन है, तो वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज मोटाइल एंजाइम, जानते हो नॉर्मली अगर हम बात करें तो इन आवर ह्यूमन बॉडी इन मेल पर्सन इन स्पर्म देयर इज अ स्पेसिफिक एंजाइम व्हिच इज नोन एज मोटाइल एंजाइम, एंड दिस मोटाइल एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म मूवमेंट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रेवल करता है, उसका रीजन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ मोटाइल एंजाइम, एंड द सेम टाइप ऑफ मोटाइल एंजाइम इज आल्सो प्रेजेंट इन मैलिग्नेंट सेल। आपकी जो कैंसर सेल होती है, मैलिग्नेंट सेल होती है, उसमें भी क्या डेवलप हो जाता है, मोटाइल एंजाइम आ जाता है, उससे क्या हो जाती है, मोटाइल यानी मूवेबल, मोटाइल का मींस मूवेबल। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, मैलिग्नेंट सेल आर मोबाइल और मोटाइल इन द कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोटाइल एंजाइम, और जब ये एंजाइम रहेगा तो ये क्या करेगी, मूव करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जा सकती है इजीली और कैंसर कोज कर सकती है, यस और नो। सेकंड थिंग इज a specific chemical which is also produced by sperm, that is hyaluronidase, सुना है। और सेकंड इज नॉन कैप्सुलेटेड, मैलिग्नेंट सेल क्या होती है, नॉन कैप्सुलेटेड और अनकैप्सुलेटेड, ये भी एक रीजन है मेटास्टेसिस होने का। द थर्ड वन इज लेक ऑफ
एडेसिवनेस, कौन करता है एडेसिवनेस का काम? कैल्शियम. सो कैल्शियम इज अ टाइप ऑफ एडेसिव और एडेसिव प्रॉपर्टी के साथ आपकी सेल्स के अंदर होता है. मैलिग्नेंट सेल हैविंग लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम कंपेयर्ड टू द बिनाइन सेल एंड दैट्स व्हाई बिनाइन सेल इज हैविंग मोर कैल्शियम, सो दे विल बी अटैच्ड टू ईच अदर, दोनों के साथ चिपकी हुई रहेगी और बाहर नहीं जाएगी. लेकिन मैलिग्नेंट सेल के पास चिपकने वाला नहीं है, तो वो क्या होगी, एक दूसरे से अलग हो जाएगी और इजीली स्प्रेड हो जाएगी. लास्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एंजाइम? मैलिग्नेंट सेल्स प्रोड्यूस एंजाइम्स व्हिच नोन एज पाइलोरोनिडेज. ये एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है? स्पर्म बेसिकली नॉर्मली, लेकिन मैलिग्नेंट सेल कैंसर सेल भी कर सकती है. और ये क्यों करता है? जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब फ्यूजन की बात आती है, तो जो ओवम के बाहर जो ये मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने या डिफ्यूज करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? स्पेशल एंजाइम चाहिए. उस एंजाइम का नाम क्या है? हाइलुरोनिडेज. ये एंजाइम क्या करता है? इस मेम्ब्रेन को यहां से डिसॉल्व कर देता है और उसकी वजह से जो स्पर्म है वो इजीली क्या करेगा? अंदर मूव कर जाएगा और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा. ऐसा ही कौन करता है? मैलिग्नेंट सेल. लाइक ये मैलिग्नेंट सेल है और इधर इसके पास में एक नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है. मैलिग्नेंट सेल ने क्या किया? यहां से हाइलुरोनिडेज प्रोड्यूस किया और इसके बाहर का जो कोलेजन फाइबर था सेल का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और इसकी वजह से आपकी मैलिग्नेंट सेल इसके अंदर इजीली क्या कर पाएगी? इन्फिल्ट्रेट, मूव कर पाएगी दूसरी नॉर्मल सेल में. सो दिस इज द अनदर रीजन फॉर मेटास्टेसिस. क्या लिखा है? मैलिग्नेंट सेल प्रोड्यूस एंजाइम व्हिच इज नोन एज हाइलुरोनिडेज व्हिच डाइजेस्ट द कोलेजन फाइबर व्हिच causes metastasis or infiltration to the surrounding tissue. So these are the four reasons for metastasis in malignant cell. और चारों ही हमने वन बाय वन देखे. पहला था प्रेजेंस ऑफ मोटाइल एंजाइम, अनकैप्सुलेटेड, लेक ऑफ कैल्शियम एंड प्रेजेंस ऑफ हाइलुरोनिडेज एंजाइम. क्लियर है चारों? नेक्स्ट, रूट कैसे कैसे मेटास्टेसिस होता है? रूट ऑफ मेटास्टेसिस लिख लिया? आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सिस्टम बाय दिस मंथ एंड. जो 1 तारीख से पहले, क्योंकि 1 तारीख के बाद सारांश क्लासेस होगी, तो ये रेगुलर क्लासेस कन्वर्ट किस में हो जाएगी? सारांश क्लासेस में, और आप सभी वहां बैठेंगे. तो ये क्लासेस नहीं होगी तो कोशिश करेंगे उससे पहले पहले हो जाए. अभी हमारे पास दिस इज अगस्त, सो 31 होता है इसमें, तो अपने पास 8-9 डेज हैं. पर मोस्टली होपफुली अगर रेगुलर क्लासेस रही मेरी तो हो जाएगा 9 क्लासेस में. तो कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर 15 ऑफ सितंबर जब नॉट सेट एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद हम मुलाकात करेंगे आपके साथ एक नए बैच के साथ में. नया बैच आपका रेडी होगा 15 ऑफ सितंबर. डेट दिया हुआ है, दिन को दिया. हम 16 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप लोग एग्जाम देने जाओगे उस दिन. तो यस, पर होपफुली जो भी एलिजिबल है वो सारे कहाँ मिलेंगे? एम्स में. नए बैच में नहीं मिलना है, कहाँ मिलना है? एम्स के अंदर आपसे मुलाकात करेंगे. मूव करें आगे. नेक्स्ट, यस बिल्कुल, जहां भी मिलो, जहां कोई भी एम्स होना चाहिए, बस कहीं भी हो, क्या होना चाहिए? एम्स होना चाहिए. चलिए आगे. नेक्स्ट, मूव करें. नेक्स्ट, मेथड्स और रूट ऑफ मेटास्टेसिस. कैसे कैसे कैंसर जो है वो स्प्रेड होता है. सो देयर आर मल्टीपल रूट्स फॉर स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर इन आवर बॉडी, और उनमें वन बाय वन रूट्स हम बात करते हैं यहाँ पे. फर्स्ट रूट, इन्वेजन. लाइक दिस इज द अगेन योर ब्यूटीफुल स्टमक, जीआईटी. यहाँ पे कैंसर हो गया है स्टमक में. वैसे कैंसर कहाँ से सबसे पहले अफेक्ट करता है? स्टमक कैंसर विल स्टार्ट फ्रॉम व्हिच पार्ट फर्स्ट? पाइलोरस. थ्री पार्ट होता है इसके, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है. अपर, मिडिल एंड लोअर बॉडी, और जो भी आप बोलते हैं कार्डिया एंड फंडस, और पार्ट जो भी होता है. हाईएस्ट कैंसर होता है लोअर पार्ट में, ठीक है. बट मैं पूछ रहा हूँ स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इधर से, इधर से, कहाँ से? जब आप आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब आप कैंसर को डायग्नोस करेंगे, जब आप जीआईटी का कैंसर, स्टमक कैंसर डायग्नोस करेंगे, गैस्ट्रिक कैंसर को डायग्नोस करेंगे, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस आप देखेंगे कि जो स्टमक का कैंसर है ऑलरेडी थर्ड और फोर्थ स्टेज में पहुंच गया है. थर्ड और फोर्थ स्टेज में आ गया है, जहाँ पे हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता. गैस्ट्रिक गैस्ट्रेक्टोमी हम करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बचता है, और कुछ केसेस में तो मेटास्टेसिस हो जाता है और ऑपरेट भी नहीं कर पाते हम. सो थर्ड और फोर्थ स्टेज में रीजन क्या है, क्यों पता नहीं चलता? फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पता क्यों नहीं चलता है? व्हाई दिस कैंसर नॉट आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट और सेकंड स्टेज? सेम केस आपका ओवेरियन कैंसर के साथ में भी होता है. ओवरीज का साइज इतना बड़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है. जब पता चलता है तब तक थर्ड स्टेज में पहुंच गया, इतना 13 किलो का ट्यूमर बन गया. ऐसे ऐसे घूम रही लेडीज वेटिंग गेट के साथ, उनको पता ही नहीं है अंदर इतना बड़ा ट्यूमर पड़ा है. उनको लग रहा हम क्या हो गए, मैं मोटी हो गई, अब बस यही जिंदगी है. ऐसे वेटलिंग गेट, दिस इज नोन एज वेटलिंग गेट. सुना है? प्रेगनेंसी के अंदर या ओबेसिटी एसाइटिस के अंदर जो होता है, पर्सन अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए ऐसे पीछे बैंड हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे से चलता है. दिस इज नोन एज वेटलिंग गेट, भागा बोई की तरह. सो ये क्यों पता नहीं चलता है फर्स्ट और सेकंड में? व्हाई दीस कैंसर आर नॉट डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेजेस? अनअवेयरनेस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो तो है ही, बट कुछ केसेस में अनअवेयर होने पे भी पहली स्टेज में ही पता चल जाता है. लेकिन यहाँ पता क्यों नहीं चलता? जैसे लंग कैंसर है, लंग कैंसर होते ही पता चल जाएगा कोई कुछ तो हो रहा है, क्योंकि लंग में हुआ है तो सांस में प्रॉब्लम आएगी, खांसी आएगी, बार बार पता चल जाएगा. यहाँ पे क्या होता है, कैंसर जो स्टार्ट होता है, द कैंसर विल फर्स्ट अपीयर एट द लेजर कर्वेचर. कहाँ पे अपीयर होगा? लेजर कर्वेचर पे. और लेजर कर्वेचर का नाम ही लेजर यानी छोटा है. ग्रेटर पे होता तो बड़ा, और बड़े को अफेक्ट करता तो प्रॉब्लम बड़ी होती. अफेक्ट पहले किसको कर रहा है? लेजर कर्वेचर. और उससे कोई मेजर सिम्टम नहीं आते स्टार्टिंग में. स्लोली स्लोली ग्रोथ करते हुए आपके स्टमक को कवर करता है, और जब तक पता चलता है तब तक थर्ड स्टेज आ चुकी है. तो मेन जो इसका रीजन हो क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द लेजर कर्वेचर फर्स्ट, और उससे पेन एब्डोमेन कभी कभार होता है, उसको गेस्ट्रिक का टैबलेट ठीक हो जाता है. कुछ पता ही नहीं चलता है, बाद में पता चलता है कि तो बहुत बड़ी ट्यूमर बन गई है. तो ये हम बात करेंगे. तो इन्वेजन हम डिस्कस कर रहे थे. इन्वेजन का मीनिंग होता है कि ये कैंसर यहाँ पे डेवलप हुआ है इस जगह पे, और यहाँ से, जैसे यहाँ पे कोई भी सेल है, आसपास में बहुत सारी सेल्स है, मोमेंटम है और अदर स्ट्रक्चर्स है, ये कैंसर यहाँ से इसके पास वाली सेल में क्या करता है, इस तरह से स्प्रेड हो जाता है. स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर टू द नियर बाई सेल, दिस इज नोन एज इन्वेजन.
What is the invasion? Invasion means spreading of cancer to the nearby cell. Like middle lobe of the lung में था, वो middle lobe से upper lobe में पहुंच गया, lower lobe में पहुंच गया, तो ये क्या है? Invasion. This is known as invasion. And right lobe से left lobe में पहुंचा तो वो break होकर tissue पहुंचा, उसका कोज अलग होगा. Invasion का मतलब आसपास के टिश्यू में फैलना. That is known as invasion. Invasion is a infiltration in the surrounding tissue, nearby tissue के अंदर spread होना. This is known as invasion. So what is invasion? Answer should be invasion is the spreading of cancer to the nearby structures or tissues. Invasion किस कौन से टाइप की सेल में होगा? तो only in the malignant tumors. benign tumor में invasion possible नहीं है. So this is the first method or first route of metastasis. ये concept पहला है invasion. और इसके होने का रीजन तो हमने भी पढ़े थे, 4 रीजन मेन. Presence of hyaluronidase enzyme and motor enzyme, and the lack of calcium and uncapsulated state of malignant tumors. Clear है? Invasion. Move करें. Next. अरे समझ में आ रहा है? बीच वाले हैं, पीछे वाले और आगे वालों को पता होता है कि पीछे पूछेंगे, आगे वाले दिखते रहते हैं. बीच वाले सोचते हैं हमारा तो कुछ है ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है, तो पीछे वाले या आगे देखते रहते हैं, बीच में पता नहीं क्या होगा. बीच वालों को आ रहे हैं. यस, ये कुछ चीजें होती है क्लास में, ऐसी चीज बायस वाली चीजें. लाइक हमारे एक टीचर था, जो हमारा एक स्टूडेंट था, उसका नाम, हमारा स्टूडेंट मतलब सॉरी हमारा फ्रेंड था जब हम कॉलेज में थे, तब उसका नाम था नैयर खान, और वो पीछे कोने में बैठता था. तो टीचर आता और आते ही वो ऐसे पोडियम के पास में, वही उनका एक तो रजिस्टर होता था अटेंडेंस वाला, एक इतनी बड़ी किताब लाते थे, ऐसे रख दिया. पहले तो अटेंडेंस, अटेंडेंस के बाद दूसरा उनका काम होता था, कल कौन कौन नहीं आया, खड़े हो जाओ. हम खड़े हो गए, हम तो रोज ही नहीं जाते थे. आज के कल रोज नहीं, रोज का खड़े हो गए, क्यों नहीं आए सर, पेट दुख रहा था, ठीक है बैठ जाओ. इन्फॉर्म किया था सर, उसको किया था मेरे दोस्त को, उसको एप्लीकेशन देके भेजा था, ठीक है बैठ जाओ, यही सिस्टम होता है. फिर हाँ पीछे से नैयर खान खड़े हो जाओ, वो बेचारा रोज उसी का नंबर आता था. वो एक भी दिन ऐसा नहीं होता उस क्लास में पीछे से नैयर खान खड़े हो जाओ, वो पीछे से नैयर खान रोज बेचारा. तो वो सोचा कि आगे बैठना स्टार्ट करूं, मैं क्या करूं. उसकी हाइट थी इसके बराबर, यहाँ तो हो सकता है, इतनी हाइट थी, तो इसलिए पीछे बैठता था, आगे बैठेगा तो पीछे वालों को नहीं दिखेगा, तो कोने में बैठता था. सो ये कुछ होता है. वो टीचर का भी होता था, वो बस किताब खोली ऐसे, हाँ आज हम पढ़ेंगे रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दिस, वो ऐसे पढ़ रहा है, हम ऐसे लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिखा रहा है वो, हम क्या लिख रहे हैं कुछ पता नहीं होता था. फिर नंबर भी वही आ रहे होते हैं. लाइक मैं एक दिन ऐसे पढ़ रहा था जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था, और जब मैं पहली क्लास लेने गया था, मुझे आज भी याद है, 7 जनवरी को मैंने पहली क्लास में बैठा था. उस क्लास की ऐसी बुक, नोट बुक देख रहा था ऐसे, उसमें मैंने देखा तो वहां सबसे पहले पढ़ा रखा था स्केलेटल सिस्टम. अब स्केलेटल सिस्टम जो है, उस टाइम ये स्केलेटल सिस्टम भी पता नहीं था कौन सा होता है. हमें क्या पता था, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सिस्टम और ये सब तो पता नहीं, बाद में पता चला. और मैं तो प्योर हिंदी मीडियम से गया था, पहले दिन कंकाल तंत्र पढ़ा रहे. पहले डर लगता था कंकाल देखे हो, और वो पढ़ा यही रहा है. और वो भी कैसे पढ़ा रहे हैं, वैसे ही बुक में से. आज हम पढ़ेंगे ह्यूमरस बोन, और उसने बोला ह्यूमरस, और मेरे तो होश उड़ गए. मैं कहा ये ह्यूमरस क्या होता है भाई, इतना बड़ा नाम, और वो भी इंग्लिश में लिखना है. सो इंग्लिश में लिखना तो आता नहीं है. सो फिर मैंने क्या किया, ह्यूमरस, ह्यूमरस बॉन. अब बॉन भी कैसे लिखते पता नहीं, अब हिंदी भूल गया मैं, बट ऐसे तो मैं ऐसे पढ़ रहा था, ऐसे लिखे हुए थे ह्यूमरस बॉन इज, ऐसे ऐसे जो भी था, तो ऐसे लिखते थे. इंग्लिश को भी ऐसे लिखते थे, इज दे, अभी दे भी अब नहीं आ रहा वैसे, दे ऐसे लिखते थे. दा लिख दो भाई. सो ये होता है उस टाइम का फन, कॉलेज वाला फन, और उसकी वजह से हम हो जाते डिले. लाइक आज अगर आप देखोगे आज का सिस्टम और पहले वाले सिस्टम में बहुत डिफरेंस था. अभी तो आप लोग पास आउट होते ही सेलेक्ट हो जाते हो नर्सिंग ऑफिसर. अभी आप एम्स में आओगे देखोगे तो इतने इतने से बच्चे नर्सिंग ऑफिसर है. भैया ये दिस इज द फैक्ट, रियलिटी. उनको बोले स्टेट उठा के लो, वो एक छोटा शेर भी नहीं उठा सर मेरे से. इतना यहाँ से आते हैं इतने से बच्चे. एज पूछोगे 21 22, अभी पास आउट हुई है, फोर्थ ईयर करके आए और वो नर्सिंग ऑफिसर बन गए. क्यों? क्योंकि अब नॉलेज, आप जो भी नई जनरेशन आएगी उनके पास नॉलेज सब कुछ ज्यादा होता है. हम जैसे पास आउट हुए 4 साल बाद नौकरी लग रहे हैं, 4 साल तक धक्के खाए, मैच्योर हो गए, प्रीपक हो गए, पूरा मैच्योर होने के बाद वो थॉमसन उठा के इतने मैच्योर हो गए कि अब यहाँ पे कुछ भी उठा लो. समझ रहे हैं? तो अभी का सिस्टम इतना फास्ट हो गया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम. कल मैं क्लास ले रहा था नीचे, एक स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहा था, हिंदी में पढ़ा हूं, हिंदी. मैंने कहा मैं कौन सा कोई, मैं ब्रिटिश से आया हूं, मैं कोई इंग्लिश कहां बोलता हूं भाई, मैं तो हिंदी पढ़ा रहा हूं वैसे भी, कहां इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं मैं. तो नहीं सर आप तो बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा. मैंने कहा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्लास को बंद कर दें, बाद में इसको ट्रांसलेटर लगा के ट्रांसलेट करना और फिर पढ़ना. अभी मैं, क्योंकि अब मुझे जैसे ये कुछ वर्ड्स, किडनी, अब किडनी किडनी होगा, उसको हिंदी में क्या बोलूं मैं, है किडनी तो वृक, सोचना पड़ता है मुझे क्या हिंदी होगा इसका. बोन, हड्डी, हड्डी बोले उसको कि हड्डी में फ्रैक्चर को क्या बोलते, तोड़ टूटना, क्या पता नहीं क्या होगा. सो पॉसिबल नहीं है वो चीजें सारी. और उनको ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि पेपर तो इंग्लिश में आने वाला आगे जाके. आपका नॉट सेट का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, मोस्ट ऑफ द पेपर सारे किसमें होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे, और आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन को समझना है, इंग्लिश में ही आंसर देना है. फिर आप लोग क्या पता नहीं रट लगा गया, हिंदी में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा. मुझे वैसे भी ज्यादा हिंदी और ज्यादा इंग्लिश दोनों ही नहीं आती है, इसलिए जो बेस्ट है जो चलने दे. चले आगे. नेक्स्ट आपको मेटास्टेसिस, नेक्स्ट इज द सेकंड वन इज लिम्फेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. लिम्फेटिक्स, आई थिंक लिम्फेटिक सिस्टम आपने पढ़ा होगा. व्हाट इज, नहीं पढ़ा? हाँ अभी थोड़े दिन पहले तो पढ़ा था. प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? नहीं पता सर, हमें क्या पता, नहीं पता. अभी लास्ट मंथ तो पढ़ाया था, नहीं पढ़ा? अच्छा ऑनलाइन में पढ़ाया था सर ने, कोई नहीं पढ़ा, कभी तो पढ़ा होगा. लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है? सो प्राइमरी फंक्शन इज इट हेल्प इन योर इम्यून, जो पावर इम्यून सिस्टम है उसमें आपकी क्या करता है, हेल्प करता है. ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन है. वेरियस लिम्फ नोड्स होते हैं जो स्कैनिंग करते हैं, जो भी लेबरीज और माइक्रोज सबको ट्रैप करके खत्म कर देते हैं, वो इनका प्राइमरी फंक्शन है आपके इम्यून पावर को स्ट्रांग रखना, लिम्फेटिक्स का. हमें तो यहाँ समझना वो है सेकंड, जो हम बात करते हैं द सेकंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. व्हाट इज अदर फंक्शन? एक लिम्फेटिक
फंक्शन इज लिम्फेटिक सिस्टम इज नॉट वर्किंग इन वे ऑफ सेकंड, तो मैं फंक्शन पढ़ाने वाला हूं, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज जो हो रहा है या लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो उससे क्या होगा? लाइक बहुत बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि एक पेशेंट को राइट मैस्टेक्टोमी किया है, उस पेशेंट को बीपी का राइट साइड में नहीं लगाना है, कैनुला नहीं लगाना है, आईवी फ्लूइड नहीं लगाना है, बोलते हैं वेट लिफ्टिंग नहीं करना राइट साइड से, ज्यादा हैवी वर्क नहीं करा उस साइड से, क्यों? क्या होगा? बीपी कब लगा दिया तो क्या होगा? है एडिमा हो जाएगा बीपी कब लगाने से। आईवी फ्लूइड लगा दिया तो क्या होगा? यहाँ बोलते हैं कैनुला नहीं लगाना उस साइड की, व्हाई? कैनुला लगाने से क्या हो रहा है? यहाँ कैनुला तो वेन में लगा रहे हैं, फ्लूइड जा रहा है, प्रॉब्लम क्या होगा? चलन होगा? क्या रीजन है भाई? प्रॉब्लम यही तो है कि हम लोग बस रटते रहते हैं, इधर किया तो इधर बीपी कब नहीं लगाना है, फिस्टुला है तो ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? बीपी कब लगा दिया तो क्या हो जाएगा? आईवी लाइन लगा दिया, आईवी फ्लूइड लगा दिया तो क्या होगा उधर? हम तो लगाते हैं ओटी में, अगर हमें इधर नहीं मिला तो हम लगा देते इधर भी, बाहर जांच में निकाल देते, पता भी नहीं चलता किसी को हमने लगाया था। बहुत बार हम कहते हैं ऐसा, जब नहीं मिलता है, कैमरा नहीं मिल रहा कहीं पे, तो हम लगा देते हैं, जब बाहर जाता है निकाल देते हैं, पता ही नहीं चला किसी को हम लगाया नहीं लगाया, क्यों क्यों नहीं लगाना है? सो रीजन इज दैट जब हम सर्जरी करते हैं, जब आपका कोई भी मैस्टेक्टोमी या एमआरएम सर्जरी की जाती है, तो एमआरएम सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन, एएलएनडी। सो ये जो एएलएनडी होता है, एक्सिलरी में जो लिम्फ नोड्स होती है उनको हम क्या करते हैं, कट करके हटा देते हैं, और जब लिम्फ नोड्स को आप रिमूव कर देंगे तो जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं जिनसे लिम्फेटिक ड्रेन होकर लिम्फ नोड में जाता है और फिर वापस वेसल्स में जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? ओपन। और उसकी वजह से यहाँ से क्या होगा? लिम्फ लीक होगा, लिम्फेटिक क्या होगा? लीक होगा, और लीक होने से वो सारा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा हाथ, हाथ ऐसे रहेगा पर्सन का, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? एडिमा हो जाएगा, सो मतलब लिम्फ एडिनोपैथी। उसी को प्रिवेंट करने के लिए आपको, अगर आप बीपी कप अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बीपी कप, तो यहाँ पे बीपी कप लगाने से प्रेशर क्या होगा इस पार्ट का? इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज होने से वो लिम्फ जिसमें क्लोट बन गया, जैसे बन के वो बंद हुआ था, ओपन हो जाएगा और वहां से ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे एडिमा हो जाएगा। अगर आपने आईवी फ्लूइड या कोई भी फ्लूइड लगाया तो फ्लूइड जब यहाँ से मूव करेगा तो नॉर्मल से फास्ट हाई प्रेशर के साथ जाएगा, और जब ज्यादा प्रेशर जाएगा तो फिर क्या हो सकता है? लिम्फ यहाँ पे लीक हो सकता है, एडिमा हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये नहीं लगाते। यहाँ पे लिम्फेटिक के थ्रू जो लिम्फ फ्लूइड है उसके अंदर आपका ट्यूमर क्या होगा? मिक्स हो जाएगा, और वो ट्यूमर एक पार्ट से क्या होगा? दूसरे पार्ट पे स्प्रेड हो जाएगा, उस रूट को हम क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक्स। सो लिम्फेटिक पे क्या होगा? मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेटास्टेसिस फॉर कार्सिनोमा इज थ्रू लिम्फ। अभी मैंने पढ़ा था कार्सिनोमा, टू टाइप्स ऑफ कैंसर, वन इज कार्सिनोमा एंड सेकंड इज सार्कोमा। सो सबसे ज्यादा कार्सिनोमा की जो स्प्रेडिंग होती है वो किससे होती है? लिम्फेटिक के थ्रू आपको स्प्रेडिंग देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेटास्टेसिस थ्रू द लिम्फेटिक फॉर कार्सिनोमा। नॉर्मली लिम्फेटिक बंद हो जाएगा अगर एक्सिला का, तो हमने बात किया। बॉडी में अगर लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा तो बॉडी में क्या इंपैक्ट आएगा उसका? होल बॉडी में अगर लिम्फेटिक काम करना बंद कर दे, क्या लिम्फ कहां से बनता है वैसे? लिम्फ, लिम्फ इज फॉर्म्ड बाय ब्लड। पता है आपको? नहीं पता है? पता है? रहने दे फिर। वेरी गुड। ये है कैपिलरीज, कैपिलरीज होती है, एक एंड पे होता है वेन्यूल्स, मैं लिख रहा हूं वेन, एक एंड पे होता है आर्टरियोल्स, आर्टरी, और बीच में होता है कैपिलरीज। सो कैपिलरीज के जो दो एंड होते हैं, वन इज वेन एंड वन इज आर्टरी, दोनों एंड के ऊपर आप देखेंगे तो दो प्रेशर अप्लाई होते हैं, वन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेकंड वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड यही प्रेशर डिटरमाइन करता है आपके सब्सटेंस के एक्सचेंज को, जो एक्सचेंज होता है वो इसी प्रेशर से होता है आपका। ऑस्मोटिक प्रेशर का मीनिंग होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मींस इट्स अ पुलिंग प्रेशर, पुल करने वाला, सब्सटेंसेस को अपने पास पुल करके रखने वाला, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो जनरेट होता है जितने भी इस ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, उन सब का जो प्रेशर है, पुलिंग प्रेशर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो रहेगा इस एंड पे भी कितना होता है? 25 mm ऑफ Hg, और इधर भी कितना रहेगा? 25, क्योंकि ब्लड की कंपोजिशन तो सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज सेम ऑन बोथ एंड, और ये प्रेशर जो है क्या करेगा? वाटर को या जो भी सब्सटेंस है उनको अपनी ओर पुल करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये अपनी ओर पुल करेगा, पुलिंग प्रेशर, अंदर की तरफ पुल करने वाला प्रेशर, बाहर नहीं जाने देगा सब्सटेंसेस फ्लूइड को। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मींस वाटर, जो फ्लूइड है, जो भी टिश्यू के आसपास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, वो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो सब्सटेंसेस को अपनी ओर पुल नहीं करता, ये जैसे इस वेसल्स में फ्लूइड है इसको बाहर निकालने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या करता है? थिंग्स को बाहर लेके जाएगा, यहाँ से बाहर ले जाने का काम कौन करेगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और अंदर पुल करने का काम कौन करेगा? ऑस्मोटिक। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द दिस, और मैंने उल्टा बना दिया, दिस शुड बी आर्टरी फर्स्ट, ठीक है? आर्टरी, एंड दिस इज द वेन। फ्लूइड ऐसे जाएगा ना, आर्टरी से वेन में जाएगा, तो आर्टरी एंड देन वेन। सो दिस इज द 35 mm ऑफ Hg हियर। यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज 10 mm ऑफ Hg। और 10 mm ऑफ Hg कौन सा वाला है? हाइड्रोस्टैटिक है या फिर ऑस्मोटिक है? इट इज हाइड्रोस्टैटिक, यानी 10 mm ऑफ Hg के प्रेशर से फ्लूइड कहां जाएगा? बाहर जाएगा, अंदर जाएगा? बाहर जाएगा। तो यहाँ से जो सब्सटेंस है वो कहां चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। कितने प्रेशर से? 10 mm ऑफ Hg के प्रेशर। और यहाँ आने के बाद जैसे ऑक्सीजन, जो भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन था, न्यूट्रिशन था, ग्लूकोज था, वो सारा आया, एक्सचेंज हो गया, सेल के पास गया, और वो सारा मटेरियल आगे आएगा, जो भी फ्लूइड बाहर निकला इस प्रेशर से वो यहाँ आ गया और इस एंड पे आएगा। यहाँ पे आएंगे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था, इस एंड के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो कितना होगा? आंसर होगा इट इज द 18 mm ऑफ Hg। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे कितना होता है? कौन से एंड पे? वेन एंड पे 18 mm ऑफ Hg। एंड डिफरेंस इज, कितना डिफरेंस है? 7 mm ऑफ Hg। दोनों में डिफरेंस 7 का है, और 7 वाला कौन सा है? ऑस्मोटिक, हाइड्रोस्टैटिक? ऑस्मोटिक। और ऑस्मोटिक क्या करता है? थिंग्स को पुल करता है। सो 7 mm ऑफ Hg के प्रेशर से आपका क्या होगा? फ्लूइड वापस अंदर आ जाएगा, लेकिन निकला कितने से था? 10 से। पीछे कितना बच गया? 3 mm से जो भी फ्लूइड निकला था वो सारा अभी भी बाहर है, और यही फ्लूइड क्या बनाएगा? लिम्फ। इसी से क्या बनेगा? लिम्फ।
अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा तो ये 3 mm ऑफ Hg के प्रेशर से जो भी फ्लूइड बाहर रहेगा वो हर टाइम बाहर प्रेजेंट रहेगा और उससे बॉडी में क्या हो जाएगा, एडिमा। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, इस फ्लूइड को ले जाता है, लिम्फ नोड के अंदर स्कैन करता है और इसको लगता है कि कोई डेब्रिस कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है तो उसको वापस वेसल में डाल देता है और जो भी ऐसा फॉरेन बॉडी लगता है उसको ट्रैप करके रिमेनिंग फ्लूइड को वापस पुट कर देता है। तो ये काम किसका है, लिम्फेटिक सिस्टम का। तो इसीलिए जब भी लिम्फेटिक हम एब्नॉर्मल करते कट करते तो एडिमा होने के चांसेस उस पार्ट में बढ़ जाते हैं। क्लियर, मूव करें नेक्स्ट। बाय द ब्लड स्ट्रीम, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, इंपॉर्टेंट रूट है ब्लड। ब्लड के थ्रू मोस्टली कौन से स्प्रेड होंगे, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर सार्कोमा। सो ट्यूमर सेल्स एंटर द ब्लड व्हिच इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर स्प्रेड। अगर आपको सिर्फ पूछे कि कार्सिनोमा हाईएस्ट किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं तो आंसर क्या लिखना है, कार्सिनोमा आंसर इज लिम्फेटिक, मोस्ट कॉमन। कार्सिनोमा इज आल्सो स्प्रेडेड थ्रू द ब्लड बट मोस्ट कॉमन किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू। और अगर हम बात करें सार्कोमा की तो सार्कोमा मोस्ट कॉमनली किसके थ्रू होते हैं, ब्लड के थ्रू। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन आ जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर मेटास्टेसिस। ना यहाँ पे कार्सिनोमा पूछा ना सार्कोमा पूछा, तो उस कंडीशन में कौन आएगा, देन ब्लड आएगा, क्योंकि ब्लड कार्सिनोमा को भी स्प्रेड करता है, सार्कोमा को भी स्प्रेड करता है। लिम्फेटिक ओनली स्प्रेड है कार्सिनोमा। तो सबसे कॉमन पूछे तो आंसर क्या है, ब्लड। और ओनली सार्कोमा पूछे तो भी आंसर क्या है, ब्लड। ओनली कार्सिनोमा पूछेंगे तो आंसर इज योर लिम्फेटिक्स। देख लिया, मोस्ट कॉमन रूट फॉर मेटास्टेसिस ब्लड। एंड ब्लड यहाँ पे टारगेट ऑर्गन हम बात करें तो ब्लड के थ्रू सबसे कॉमन टारगेट ऑर्गन लंग्स इज द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन। जीआईटी के अंदर बात करें तो लिवर। उसके अलावा कुछ अदर रूट्स हैं जिसके थ्रू भी कैंसर स्प्रेड हो सकता है, उनकी भी बात करते हैं। देख लिया, मूव करें नेक्स्ट। वेन व्हिच आर यूजुअली इन्वॉल्व इन मेटास्टेसिस, अभी बताया था मैंने, पोर्टल वेन स्प्रेड द कैंसर टू फर्स्ट इन लीवर एंड देन इनटू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी अभी बताया पूरा बना के मैंने, आर्टरी जो है वो क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी टेक ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग में ले जाती है और ट्यूमर हार्ट में आके लंग्स के पास आ जाएगा तो उसे कैंसर हो सकता है लंग के अंदर। तो ये वेन के नाम लिखे हुए कौन सी, ये वेन वैसे ये वीनस ब्लड ले जाती है पर ये आर्टरी होती है, एक्सेप्शन होता है बॉडी में हमारे। द नेक्स्ट वन इज कॉमन टारगेट ऑर्गन फॉर मेटास्टेसिस इज लंग्स एंड कॉमन टारगेट ऑर्गन फॉर मेटास्टेसिस इन जीआईटी इज लीवर। पहले लिख लिया तो वापस नहीं लिखना है, नहीं लिखा है तो लिख। कल आप लोगों ने पढ़ाई करी, कल तो ऐसे ही छुट्टी हो गया था, एक्सीडेंटल लीव है। कल कलेक्टर ने बोला छुट्टी रखनी है तो इसलिए छुट्टी रखनी पड़ी। भाई हम तो यही थे बट आप लोग नहीं थे, आप लोग भी थे तो पढ़ाई करी नहीं, यूज किया नहीं, क्या डे को प्रॉपर नहीं किया, मजे हो गए, हम तो रेस्ट ही कर रहे थे हमारे भी। जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिले तो इमीडिएटली उसको क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है, पढ़ाई करनी है, समझना है, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो। और एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना एग्जाम में क्या होगा, जो एक प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी कि सर टाइम ही नहीं मिला, पेपर बहुत बड़ा था, इतने सारे क्वेश्चन आए, इतने नहीं आते, आते तो सही है, पेपर सबके लिए एक ही होता है, कोई पहले करता है, कोई एग्जैक्ट टाइम पे करता है, कोई कर ही नहीं पाता है। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, आपकी लेक ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो सर जितनी भी किताबें हैं एक किताब ले लो वहां से, किसी किताब का नाम मैं रेफर नहीं करता हूँ, आपको भी नहीं करना है, जो आपके पास है वो ले लो, हाई हो लो हो जैसी भी हो ले लो और क्या करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। पहले भी मैंने बहुत बार बोला है, एमसीक्यू बुक से कभी भी स्टडी नहीं करनी है, उससे सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जब एमसीक्यू बुक से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप समझ जाओ आपके उल्टे भी पुराने दिन काले दिन स्टार्ट हो जाएगा, गलत करना स्टार्ट हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा फिर। और इसीलिए कभी भी एमसीक्यू बुक और एमसीक्यू स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो मैं अभी एक लड़के का नाम बोल रहा था, मैं फोन किया था, उसका नाम तो नहीं है पर नाम तो नहीं बताऊंगा, पर उसका टाइम मैंने बोला कितने 4 इयर्स। उससे मैंने पूछा क्या पढ़ा 4 साल में, बोला सर 4 साल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ जितने भी एमसीक्यू पढ़ाए गए यूट्यूब पे सारे पढ़े मैंने। मैंने बस इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा तेरा, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि एमसीक्यू से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। एक भी एमसीक्यू वो नहीं आता एग्जाम में जो आपको पढ़ाया जाता है आप पढ़ते हो, सारे क्वेश्चन कहां से आएंगे, जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। बस एमसीक्यू का बेनिफिट क्या होता है, आपको प्रैक्टिस से मिलता है कि आप एक घंटे में कितने एमसीक्यू कर पा रहे हैं, वो आप टाइम मैनेजमेंट उसमें सीख पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आप वहां सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है एमसीक्यू को, वो सीखते हैं। आप लोग तो उसी से रट रहे हैं, एमसीक्यू पढ़ा अच्छा इसका आंसर ये ए, रट लिया ए, एग्जाम में वो बी पे आ गया, याद था ये वो ए कर दिया आंसर। तो ये ए बचपन में होता था, वो उधर बैठे बैठे ऐसे होता था, उधर बैठे उसको दिखा रहे हैं, वो बोल रहा है दो, वो पता नहीं 2 नंबर बता रहा है, बी बता रहा है, पता नहीं क्या बता रहा है, आप भरे जा रहे हो बोले। तो ऐसा आजकल नहीं होता है। नेक्स्ट और फोर्थ रूट इज स्विंग ऑफ बॉडी कैविटी और व्हिच इज नोन एज ट्रांसकोलोमिक स्प्लिट। सो ये एक बहुत ही अजीब गरीब कैंसर होता है। देखो क्या होता है इसमें, ये आपका इसोफेगस, ब्यूटीफुल स्टमक जो मोस्ट रिस्पांसिबल टू डिक्रीज योर यूटी एंड जीआईटी। इसके बाद इधर होता है आपका पेल्विक कैविटी, और पेल्विक हम फीमेल की बात कर रहे हैं। सो ये रेक्टम, रेक्टम के जस्ट पास में अगर हम बात करें, रेक्टम के आगे की तरफ यहाँ पे इधर क्या होगा आपका यूटरस। यूटरस होता है फीमेल के अंदर, नहीं होता है। और इधर होती है ओवरीज। सो जैसा भी एनाटॉमी बन रहा है कोई बात नहीं, 3D है नहीं मेरे पास। सो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो है कि यहाँ पे 2 कैविटीज है, ये जो कैविटी होती है ये कौन सी होती है, पेल्विक कैविटी। और ये जो है पूरी कौन सी है, एब्डोमिनल कैविटी। भाई यहाँ पे कैंसर हो गया, इधर कैंसर हुआ, या यहाँ पे कहीं भी इस जीआईटी में कैंसर हुआ, यहाँ पे कैंसर हुआ, ये कैंसर यहाँ कर सकता है, इधर कर सकता है, यहाँ कहीं भी तो कैंसर कर ही सकता है। बट एक ऐसा पेशेंट है जिसमें आपने देखा कि इस ट्यूमर ने क्या किया, कहीं भी कैंसर नहीं किया, इसने पूरी की पूरी पेरिटोनियल कैविटी को क्या किया, क्रॉस किया, ऐसे पूरी कैविटी को क्रॉस करके कहाँ पहुंची है,
पेल्विक कैविटी में, और किसमें जाके कैंसर किया? ओवरी के अंदर जाके। लाइक आप अभी जो सीजन चल रहा है रोपिंग फील्ड, खेतों में जो रोपिंग करते हैं, सीडिंग करते हैं, ये आपका जमीन होता है ऐसे नीचे तरातल, ये तो हम क्या करते हैं, ऐसे पूरा गड्ढा बनाते हैं, मिट्टी को निकालते हैं, फिर यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बीज रखते हैं। सो आप यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, नहीं आप सीधा कहाँ गए, इतना डीप गए। ये होता है सीडिंग करना। यहाँ पे ट्यूमर ने भी क्या किया, इतना सारा कैनाल बनाया और सीधा सीडिंग कहाँ किया, ओवरी के अंदर। सो दिस टाइप ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर इज नॉन एज, दिस स्प्रेडिंग इज नॉन एज द सीडिंग और ट्रांसकोलमिक स्प्रेड, जहाँ पे पूरी कैविटी जो है वो क्या कर रही है, क्रॉस करवा रही है, हेल्प कर रही है उसको स्प्रेड करने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, और वहां से किसमें जा रहा है, सीधा ये पेल्विक कैविटी में, ओवरी में कैंसर कर रहा है। दिस टाइप ऑफ कैंसर, व्हेन कैंसर इज फ्रॉम जीआईटी टू ओवरी कैंसर होता है, अगर ये कैंसर ऐसे स्प्रेड होता है तो इस स्पेशल कैंसर को हम बोलते हैं कुर्केनबर्ग ट्यूमर, कुर्केनबर्ग ट्यूमर। सुना है नाम कभी? ये क्वेश्चन भी आया पहले कभी, व्हाट इज कुर्केनबर्ग ट्यूमर? तो आंसर शुड बी व्हेन जीआईटी कैंसर स्प्रेडेड टू द ovary by crossing or by seeding the pelvic cavity, sorry peritoneal cavity, this is known as Kurkenberg tumor। तो ये है फोर्थ रूट आपका, by seeding of body cavity और transcolonic spread, colon जो है उसके थ्रू जाके आपके peritoneal cavity, pleural cavity, pericardial cavity कहीं भी जाके इसको क्रॉस करके अदर ऑर्गन में कैंसर करता है। और इसमें स्पेशलाइज्ड ट्यूमर का नाम क्या है? समटाइम्स स्टमक कैंसर मेटास्टेसाइज टू ओवरी थ्रू peritoneal cavity, this is called Kurkenberg tumor। तो ये एग्जांपल याद रखना है, Kurkenberg tumor। So this is the fourth route for metastasis। नेक्स्ट दो रूट और है आपके पास, वन इज नेचुरल पाथवे और एक हम लोग जो फैला सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा कुर्केनबर्ग ट्यूमर, कुर्केनबर्ग नाम इसका ऐसा रखा है। कश्मीर से है कोई हमारे यहाँ पे? वन पर्सन इज देयर, ओके, ही विल हेल्प अस इन नेक्स्ट स्लाइड में, वो हमारी हेल्प करेंगे एक कैंसर को समझाने में। कश्मीर गए कोई आप में से? वो तो है ही, पर बाकी लोग कोई कोई कश्मीर कौन कौन गया? कश्मीर कोई भी नहीं गया, आप गए हैं? जो कश्मीर गए उन्होंने देखा होगा और उन्होंने यूज किया होगा, तो वो बताएंगे अभी। मैंने भी देखा है, मैं भी गया था 2 बार, 2 बार देखा मैंने, क्या होता है अभी बताएंगे, लिखिए। अभी जो है अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा पॉजिटिव फैक्टर फॉर द कैंसर। इसके बाद 2 पहले इसके अंदर खोज है, मेथड है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। और उसमें जितने भी खोज आएंगे वो सारे आपके बेसिक लाइफ के जुड़े हुए खोज होंगे। सो अपने आप पे नहीं लेना है कि मुझे भी कैंसर हो गया या हो सकता है, बट रिस्क फैक्टर होता है, जितना पॉसिबल है क्या करें, अवॉइड करें। देखेंगे अभी 1 बाय 1 सारे खोज, और आप देखेंगे क्या मजा आता है जब आप, नहीं लिख लिया? पानी पूरी किस किसने खाई है? किसी ने नहीं खाई है? वेरी गुड। अरे मैं इधर गाड़ी से जाता हूँ, रोज देखता हूँ उधर पार है, वो ठेले वाला यही वेट करता है कब छुट्टी लगेगी, उसको भी पता होता है टाइम हो गया, 5 बज गए, अभी आने वाले हैं, अभी 7:30 बजे आने, उनको भी टाइम फिक्स पता है हर चीज है। बहुत सारे वेंडर्स तो यहाँ पे आ जाते हैं, टाइम होते हैं 5 बजते वो यहाँ बाहर आ जाते हैं, उनको पता है यहाँ अपना हो जाएगा जुगाड़। सब दिखाइए ना, अभी मैं दिखाता हूँ उसका पूरा राज। नेक्स्ट, स्प्रेड बाय नेचुरल पासेस। नेचुरल पासेस मींस दिस इज द इसोफेगस, दिस इज द स्टमक, एंड देन योर जीआईटी। सो यार आज फोन ने इतना परेशान कर दिया मुझे। A patient is having cancer in the esophagus, this can spread through this natural passageway in the stomach। A patient is having cancer in the stomach, this can spread into the intestine or it can spread into the rectum। So ये जो है वो क्या है आपका natural pathway। Like tumor is present in your trachea, larynx, that can spread into the trachea or that can spread into the lungs। Tumor is present in the kidney, that can spread into the ureter or in the bladder or in the urethra। So ये क्या है, natural pathway है जिसके थ्रू कैंसर एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे स्प्रेड हो सकता है। Small intestine to large intestine, bronchus to bronchioles, ureter to urinary bladder, these are the natural passageway। And the last part जो है मेटास्टेसिस का, वो है आपका स्प्रेडिंग, आप लोग जो गलतियां करते हैं उससे स्प्रेड हो सकता है। जब भी हम कैंसर सर्जरी असिस्ट करते हैं, एज सर्जन सर्जरी कर रहा है, एज नर्स आप असिस्ट कर रहे हैं, सो आपके रोल होता है जब आप कैंसर सर्जरी असिस्ट करें तो कैंसर वाले पार्ट के इंस्ट्रूमेंट को आप ध्यान रखें, और जब आप नॉन कैंसरस पार्ट पे स्पेसिफिकली जब हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, लाइक ओरल कैविटी कट कर दिया, बकल म्यूकोसा मैंडिबुलेक्टोमी कर दिया विद हेल्प ऑफ पीएमएमसी, जो आपकी पैक्टोरलिस मेजर मायोक्यूटेनियस मसल्स यूज करके हम वापस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो दिस पार्ट इज नॉट अफेक्टेड विद कैंसर, दिस पार्ट इज अफेक्टेड विद कैंसर। आपने कट किया, आपने सेम ग्लव्स से यहाँ भी सर्जरी करवा दी, सेम इंस्ट्रूमेंट यूज करके यहाँ भी सर्जरी करवा दी, तो दैट कैंसर के स्प्रेड फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, और यहाँ पे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। दिस टाइप ऑफ स्प्रेडिंग इज नॉन एज द नेक्स्ट वन, व्हिच इज नॉन एज इनोकुलेशन और ट्रांसप्लांटेशन। इनोकुलेशन और ट्रांसप्लांटेशन जो पेशेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। सो ड्यूरिंग सर्जरी बाय द सर्जन थ्रू सर्जिकल एपरेटस और ग्लव्स। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना होता है जब भी आप कैंसर सर्जरी करते हैं और एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, अपने ग्लव्स चेंज करने हैं। इंस्ट्रूमेंट जब आप नॉन कैंसरस पार्ट पे सर्जरी करेंगे तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, अदर इंस्ट्रूमेंट, सो कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस ना रहे। यस, मूव करें। दिस इज द एंड ऑफ मेटास्टेसिस। हो गया मेटास्टेसिस कंप्लीट। मेटास्टेसिस मींस स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। कोच हमने पढ़े, 4 कोच थे, लेक ऑफ एडेसिवनेस, presence of hyaluronidase enzyme and motile enzyme, and the uncapsulated state are the cause for metastasis। Only the malignant tumor show a metastasis, benign tumor never be metastasized। Then methods हमने पढ़े यहाँ पे 6 methods हमने बात किए। Invasion with the help of lymphatics and blood। Then उसके बाद हमने जो other methods यहाँ पे बात की हमने, जैसे seeding and आपका natural pathway, और last is inoculation। Next
देखिए नेक्स्ट कुछ कॉमन साइट्स हैं जहां पे कौन सा कैंसर कहां पे स्प्रेड हो सकता है, उसके कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे। कॉमन साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस लाइक ब्लैडर कैंसर कैन स्प्रेड टू लंग, बोन, लीवर, पेल्विक, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पे ब्लैडर के कैंसर की हम बात करें सबसे कॉमनली वो कहां स्प्रेड हो सकता है, तो ये सारे पार्ट में हो सकता है। इन सब में भी सबसे कॉमन किसमें हो सकता है, तो पेल्विस वाला पार्ट जो क्या है फर्स्ट नंबर में आता है। लाइक इन मेल पर्सन लाइक प्रोस्टेटिक कैंसर कर सकता है मेल में, या फिर जो भी रेक्टम कैंसर कर सकता है जो पेल्विस के अंदर स्ट्रक्चर्स आती है उसमें। The next one is brain tumor. So brain tumor कभी भी ब्रेन से बाहर नहीं आती है, ब्रेन ट्यूमर कभी भी ब्रेन से आउट नहीं हो सकती, वो ब्रेन ट्यूमर सिर्फ ब्रेन में ही स्प्रेड हो सकता है। लाइक इफ इट इज प्रेजेंट इन द राइट हेमिस्फीयर देन इट कैन स्प्रेड टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर। ब्रेन में ही स्प्रेड कर सकता है, बाहर नहीं ला सकता है। सो इट ओनली स्प्रेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से स्पाइनल कोड में भेज सकता है, स्पाइनल कोड से ब्रेन में आ सकता है, बट ये कभी भी आउटसाइड स्प्रेड नहीं करेगा क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर डजंट अलाउ एनी सब्सटेंसेस टू इन और आउट नॉर्मली। ब्लड ये वापस आ गया ब्लड कैंसर, तो ये वही है, सेम ही है, ये दोनों सेम है, ये वाले लिखने दोनों आपको, ये दोनों सेम वही है। ब्रेस्ट कैंसर, इसका एमसीक्यू आई थिंक 2 ईयर पहले पूछा गया था कि द ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसाइज टू, आंसर इज बोन। सबसे कॉमन किसमें स्प्रेड होता है, बोन में। और ये जो स्पेसिफिकली आपकी जो रिब बोन होती है, ब्रेस्ट के जस्ट अंडर जो बोन है, रिब जो आपकी बोन है, इसमें आपको सबसे ज्यादा देखने को स्प्रेडिंग मिलेगा बोन के अंदर। अदर आर द लंग, ब्रेन एंड लीवर। हाँ ब्रेन, ये नहीं, ब्रेस्ट कैंसर ब्रेन में जा सकता है लेकिन ब्रेन का कैंसर ब्रेस्ट में नहीं आ सकता। जब हम बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की, ट्रिपल बी की, सो इट अलाउज फ्यू सब्सटेंसेस टू गो इन और गो आउट, अंदर बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। जब हम कैंसर सेल की बात करेंगे बाहर से, आउटसाइड से, जब बाहर से हम बात करेंगे, जैसे ब्रेन है और यहाँ से कोई भी कैंसर सेल एंटर करने की कोशिश करेगा, तो कैंसर सेल जो है इट्स लाइक कीमोथेरेपी, हाईली टॉक्सिक ड्रग, कैंसर सेल, हाईली डेंजरस सेल। ये जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये इनको पता है कि ओनली द स्मॉल साइज ऑफ द सेल, ओनली द लेस चार्ज सेल, दे आर अलाउड टू मूव इनसाइड द ब्रेन। सो ये क्या कीमोथेरेपेटिक एजेंट होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इजीली एंटर कर जाते हैं। कैंसर सेल भी अपने आप को क्या करती है, लेस चार्ज और स्मॉल साइज में बना के क्या कर जाती है, इनके अंदर एंटर कर सकती है। तो बाहर से ब्रेस्ट कैंसर किसमें जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, लेकिन अंदर वाला कैंसर बाहर नहीं आ सकता है। ये हम बात करें यहाँ पे इसके। नेक्स्ट लिखिए, ये दोनों नहीं लिख रहे, दोनों सेम ही है, 1 2 3 ये लिखिए। नेक्स्ट कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कोलोन कैंसर, ये कैंसर है वो कहां जा सकता है, लीवर में। देन लंग कैंसर कैन स्प्रेड टू द ब्रेन एंड लीवर, प्रोस्टेट कैंसर बोन, स्पाइन, लंग, लीवर और किडनीज। टेस्टिकुलर कैंसर, सो ये साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है। टेस्टिकुलर कैन स्प्रेड टू लंग, आप देखेंगे सब में हर एक पार्ट में कौन सा आ रहा है, हर टाइप के कैंसर में मोस्ट ऑफ टाइम देखेंगे तो कौन आ रहा है, लंग आ रहा है, इसलिए हम लंग को क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक कैंसर। बोन भी आ रहा है, बोन भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पर जो एपिथेलियल कैंसर और सार्कोमा की बात करते हैं तो पहले नंबर पे कौन आता है, एपिथेलियल टिश्यू कार्सिनोमा इज फर्स्ट नंबर, इसलिए लंग में चांसेस ज्यादा होते हैं, लंग स्टेज ज्यादा करता है। बोन में कैंसर कब होगा, जिसके पास में कैंसर लाइक बोन है, यहाँ पे कैंसर हुआ तो ये किस में जा सकता है, बोन में। ब्रेस्ट में कैंसर हुआ तो वो बोन में जा सकता है क्योंकि उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। लेकिन लंग में होने के चांसेस थ्रू द ब्लड जो हम बात कर रहे हैं, बोन में सिर्फ इन्वेजन हो सकता है, इन्वेजन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन लंग के अंदर जो आपका थ्रू द लिम्फेटिक, थ्रू द ब्लड स्प्रेड होकर सारा कहां पहुंच सकता है, लंग्स में पहुंच सकता है। सो मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक ऑर्गन, तो आंसर क्या लिखना है, लंग्स। नेक्स्ट सो इसमें ब्रेस्ट कैंसर का क्वेश्चन आया था पहले, ये वो याद रखना है आपको, कभी पूछ ले तो ब्रेस्ट कैंसर कैन स्प्रेड टू बोन, क्योंकि डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होता है वो, जो आपका रिब जो बोन है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, और उसमें इजीली स्प्रेड हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, मूव करें। नहीं लिखा, नेक्स्ट इज एन इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर कैंसर, कैंसर क्यों क्यों होता है, किस किस वजह से होता है, और देखते हैं आपके कौन कौन सी हैबिट्स जो है आपको इसके लिए रिस्क में लेके आती है आपके अंदर कोई ऐसी रिस्क या हैबिट्स, नो, वेरी गुड। अभी आप कंपेयर करना अपने आप को जब मैं इसमें कोर्स दिखाऊंगा। यस, नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ कैंसर। जब हम कैंसर कोर्स की बात करते हैं तो इनको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वन टाइप ऑफ फैक्टर व्हिच इज नोन एज एंडोजेनस कोर्स ऑफ कैंसर एंड सेकंड वन इज एक्सोजेनस। सो मैं एक्सोजेनस और एंडोजेनस की बात करें तो दोनों ही फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, लाइक इन माय बॉडी, इन योर बॉडी, हर एक पर्सन की बॉडी में दोनों फैक्टर प्रेजेंट है कैंसर वाले, जिनकी वजह से रिस्क होती है। जैसे एंडोजेनस का मतलब, एंडो मींस इनसाइड, बॉडी के अंदर ही ऐसे कोर्स है जिससे कैंसर हो सकता है, इनको हम बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इज लाइक आगे हम पढ़ेंगे, देयर विल बी हायर चांस फॉर डेवलपिंग कैंसर आफ्टर 50 ईयर इन फीमेल एंड इन मेल। इन फीमेल द ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन आफ्टर 50 ईयर, इन मेल प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी कॉमन आफ्टर 50 ईयर। क्या आप चेंज कर सकते हैं, 50 के बाद आप 49 कर दो, उल्टा स्टार्ट कर दो, 49 48 उल्टा हो गया, हम तो 51 में गए नहीं, हमारे को होगा ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेक्स, मेल एंड फीमेल, मेल इज हैविंग हायर चांस फॉर डेवलपिंग टेस्टिकुलर कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, फीमेल इज हैविंग हायर चांस फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर। तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, these all are because of the presence of various hormones, like in female एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। इन मेल में जो आपका टेस्टिकुलर हार्मोन है, जो एंड्रोजन है, उनकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हाई होते हैं, तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते, वो एक नेचुरल एंडोजेनस फैक्टर है, वो होगा। यस, रेसेस, जिसको हम कलर की बात करते हैं, कलरिज्म के बेस पे रेसेस, लाइक डार्क कलर पर्सन और फेयर कलर पर्सन। डार्क पर्सन है और अगर फेयर पर्सन है, इसकी बात करें तो अगर फेयर कलर है तो स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा ही गोरे पर्सन तो मेलेनोसाइट्स का कैंसर हो जाता है, मेलेनोमा, बिकॉज़ मेलेनोसाइट्स इज नॉट वर्किंग।
जो बिल्कुल व्हाइट होता है एल्बिनिज्म, वहां पे क्या हो सकता है, मेलानोमा हो सकता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इट्स नेचुरल कॉज, इट्स एंडोजीनस कॉज। एंड एक्सोजीनस की बात करें, लाइक स्मोकिंग, स्मोकिंग कैन लीड टू कैंसर ऑफ लंग, बट इसको चेंज किया जा सकता है, बंद कर दो, मत पियो भाई, नहीं होगा, पियोगे तो होगा। अल्कोहल कैन लीड टू लिवर कैंसर, जीआई कैंसर, अगर ड्रिंक करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, सो ये प्रिवेंटेबल है नहीं है, इनको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर, एक्सोजीनस को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइबल फैक्टर, राइट। द बिग फैक्टर फॉर कैंसर ऑफ जीआईटी, स्पेसिफिकली रेक्टल कैंसर और esophageal cancer, diet. If you are eating highly spicy food, there will be higher chance for developing cancer in the esophagus. Rectum cancer will be very common in highly spicy food जो eating करते हैं. If you are having habits for eating pickles, ज्यादा खाते हैं, esophagus and liver cancer, sorry, rectal cancer होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं. If you are having habits of eating fast food every day, you will have a higher chance for developing GI cancer, specifically stomach cancer. So change कर सकते हैं, आज से बंद, पानी पूरी खाना बंद, फास्ट फूड खाना बंद, नहीं तो क्या हो सकता है, अभी अभी आया नहीं, अभी वन बाय वन देखेंगे आगे। So two factor, one is endogenous and second one is exogenous, modifiable and non-modifiable. पहला लिखेंगे आप endogenous, first लिखेंगे only, दूसरा बाद में पढ़ेंगे, पहला लिखो endogenous factor और which is also known as non-modifiable, चेंज आप नहीं कर सकते, जैसे heredity, इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी को चेंज कर सकता है कोई, हेरिडिटरी फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, वी कैन नॉट मॉडिफाई दिस, अगर मदर या फादर में कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट थी, देयर विल बी हायर चांस फॉर ट्रांसफरिंग दिस थिंग्स इनटू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, उनके अगले आने वाले ऑफस्प्रिंग में वो होने के चांसेस हाई होते हैं, उनके बच्चों में हो सकता है, और उसको मैं और कोई भी आके चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए हम वहां पे जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि आप क्या कर लो, अबॉर्शन कर लो, नहीं तो बच्चा जो होगा वो डिफेक्ट के साथ आएगा, इश्यू होगा बाद में, तो क्या मतलब नहीं होगा, और बाद में अगर डेथ होती है, बर्थ के बाद तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ज्यादा होता है, बिफोर बर्थ उतना नहीं होता जितना बर्थ के बाद में होता है, तो इसलिए जेनेटिक्स को हम चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा एज अभी बताया मैंने, चेंज नहीं कर सकते, सेक्स एंड हार्मोन चेंज नहीं कर सकते, लाइक ब्रेस्ट कैंसर कॉमन इन फीमेल ड्यू टू एस्ट्रोजन, इसोफेजियल एंड प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी कॉमन अमंग मेल ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। तो ये सारे फैक्टर क्या है, एंडोजीनस, एंडोजीनस फैक्टर इतने से हैं और एक्सोजीनस इतने सारे हैं जो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे वन बाय वन। मूव करें, these are the endogenous factor or non modifiable cause for cancer development. घर पे जाएंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, कोई भी डाउट लगे तो वापस लेके आना है, एमसीक्यू सोल्व करने हैं, जो भी एमसीक्यूज में डाउट लगे लेके आएंगे। नेक्स्ट सेकंड कोर्स फॉर द कैंसर, लिख लिया है टेस्टोस्टेरोन का, इसोफेगस से, वो मैं इसोफेजियल कैंसर आगे बढ़ाऊंगा जब हम बात करेंगे इस हार्मोन की, दिस इज द एंड्रोजन हार्मोन इन मेल, जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन की बात करें तो इट्स रिलेटेड टू ओवर ग्रोथ, जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है तो ये ग्रोथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आई विल टीच यू इन डिटेल इन इसोफेजियल कैंसर, जब पैथोफिजियोलॉजी पूरी पढ़ाऊंगा तब वहां मैं पूरा इसको कोरिलेट करके आपको दिखाऊंगा कैसे सेल की ग्रोथ को ये इंक्रीज करता है, क्या इसका रीजन होता है, तो ग्रोथ को इंक्रीज करता है ये स्पेसिफिकली इन केस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इन द इसोफेजियल, बहुत सारे कोज आएंगे तो एक कोज लिखा है यहाँ पे सिर्फ। नेक्स्ट एक्सोजेनस फैक्टर, फिजिकल, और फिजिकल में पढ़ेंगे रेडिएशन, हीट, स्मोकिंग, ट्रॉमा एंड क्रोनिक इरिटेशन, ये है पहले फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, इसके ये फर्स्ट है और इसके सब टाइप है, ये ए बी सी एंड डी। पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, रेडिएशन। सो आगे जब हम कैंसर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रेडिएशन थेरेपी इज ए मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, बट जब हम कोर्स पढ़ते हैं तो वहां आप देखते हैं कि रेडिएशन इज ए कोर्स फॉर कैंसर, मींस रेडिएशन की वजह से कैंसर हो भी सकता है, रेडिएशन कैन डेवलप द कैंसर एंड रेडिएशन कैन आल्सो क्योर द कैंसर, आप क्योर भी कर सकता है और इससे कैंसर भी हो सकता है, तो इसलिए अगर कैंसर नहीं है तो अपने आप को बचा के रखिए रेडिएशन से, और रेडिएशन अगर कैंसर हो गया तो फिर डॉक्टर एडवाइस करेगा रेडिएशन थेरेपी कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए, कैसे करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो रेडिएशन के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हीट, स्मोकिंग एंड ट्रॉमा और क्रॉनिक इरिटेशन। फर्स्ट इज रेडिएशन, फिजिकल फैक्टर में पहला फैक्टर रेडिएशन, देन उसके बाद हीट, स्मोकिंग एंड देन ट्रॉमा एंड क्रॉनिक इरिटेशन। तो रेडिएशन आपने देखा होगा, देयर विल बी वेरियस टाइप ऑफ एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर जो बॉडी में होता है, आयोनिक और नॉन आयोनिक रेडिएशन जो एक्सपोज होती है आयोनिक, लाइक जब आप हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर एन एक्सरे और इफ यू आर गोइंग फॉर सीटी स्कैन, तो वहां पे हाईली आयोनाइज्ड रेडिएशन एक्सपोजर किया जाता है, एंड these radiations are very very harmful for your body, आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होती है, इसलिए बोला जाता है कि you should try to avoid radiation exposure if it is not necessary, unnecessary एक्सरे, सीटी स्कैन, पेट स्कैन नहीं करवाना है। एंड जब प्रेगनेंसी वाली स्टेट होती है, प्रेग्नेंट स्टेट, तो वहां पे स्पेसिफिक बोर्ड लगा होता है, इफ यू आर प्रेग्नेंट देन इन्फॉर्म टू द रेडियोग्राफर, और डॉक्टर को क्या करें, इन्फॉर्म करें अंदर वाले जो भी रेडिएशन वाले में है। उसका रीजन क्या होता है, जो रेडिएशन होती है, जब ये रेडिएशन एक्सपोजर होता है आपकी बॉडी पे, तो ये रेडिएशन क्या रिलीज कराती है, फ्री रेडिकल्स, क्या प्रोड्यूस करती है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स जो है OH माइनस, एंड दीस फ्री रेडिकल्स आर मच केपेबल टू कॉज म्यूटेशन, ये फ्री रेडिकल्स क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन करा देंगे, और जब म्यूटेशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो नया जीन होगा वो डिफेक्टिव होगा, और डिफेक्टिव जीन से क्या डेवलप हो सकता है, बच्चे के अंदर कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती है, इसलिए कभी भी रेडिएशन एक्सपोजर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो 100% कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और क्योंकि वहां पे तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है, बाकी अगले में जांच कोशिश, जब अगर लग रहा है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर जा सकते हैं, बट अवॉइड करना चाहिए टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। सो रेडिएशन में फर्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन बी ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल यानी आपका काम ही यही है,
लाइक आप एक्सरे टेक्नीशियन है, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं और आप डेली एक्सपोजर करते हैं, तो आपका वर्क है, कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। उसको हम बोलेंगे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। मेडिकल एक्सपोजर, लाइक आपके पास कोई मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, आपको मेरा एक्सरे करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडिएशन एक्सपोज करना पड़ेगा, तो वो मेडिकल एक्सपोजर हो सकता है। और थेरेपेटिक एक्सपोजर, थेरेपेटिक यानी आपको कैंसर हो गया, एनी पर्सन इज डेवलपिंग विद कैंसर, हैविंग कैंसर एंड डॉक्टर एडवाइस फॉर रेडिएशन थेरेपी, तो दैट इज थेरेपेटिक एक्सपोजर। जब भी एक्सपोजर होगा, एवरी टाइम आपको जो है लेड एप्रिन होता है वो वियर करना है। विदाउट लेड एप्रिन कभी भी उस रेडिएशन एक्सपोजर में आपको नहीं रहना है। अगर आपको लग रहा है लेड एप्रिन नहीं है, तो अपने आप को दूर ले जाए, बाहर खड़े हो जाए, दूर चले जाए, वहां पे नहीं रुकना है। जितने भी रेडिएशन प्रिकॉशंस हम पढ़ेंगे आगे रेडिएशन थेरेपी में, वो सारे आपको यूज करने, लाइक डिस्टेंस मेंटेन करनी है, मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस तो होनी चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितना पॉसिबल है, पर मिनिमम 6 फीट, टाइम 10 टू 15 मिनट से ज्यादा स्टे नहीं होना चाहिए, और एप्रॉन जो है वो हर टाइम आपको वियर करना होता है। नेक्स्ट, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, लाइक यूवी रेस, जो सनलाइट से आ रही है आपकी, हमारी एक लेयर है, इसको बोलते हैं ओजोन, ओजोन लेयर पर, और हम सीएफसी छोड़ छोड़ के उसको क्या करें, डेस्ट्रॉय करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एसी और जो फ्रीज जो भी होता है, इनसे गैस जाती है और वो ओजोन को क्या कर रही है, टेस्ट हो गया, उससे उसमें क्या बन गया, एक छेद हो गया, होल बन गया, और उस होल से जो रेडिएशन, जो सनलाइट एक तो उस ओजोन लेयर के थ्रू आ रही है और एक उस होल से आ रही है, तो जो होल से आ रही है वो आ रही है विद यूवी रेस, और जो ओजोन लेयर से आ रही है उसमें यूवी रेस नहीं होती है। तो जो डायरेक्ट रेडिएशन आती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत डेंजरस होती है, यूवी रेस वाली, और वो क्या कर सकती है, कैंसर कर सकती है, स्किन कैंसर। तो वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, लाइक यूवी रेस व्हिच कैन कॉज स्किन कैंसर, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन व्हिच इज यूवी रेस दैट कैन कॉज स्किन कैंसर, उससे क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट, क्लियर है। आयोनाइजिंग रेडिएशन इससे तो ठीक है, पर ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है कि आप अपने आप को क्या करें, आयोनाइज्ड रेडिएशन से प्रोटेक्शन ले। नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन में भी आप ध्यान रखें, अपने आप को फुल कवरिंग क्लॉथिंग्स वियर करें, कपड़े जो होते हैं पूरे कवर करने वाले, लेयर्ड क्लॉथिंग, 2-3 कपड़े पहने जब भी सनलाइट में जाएं, और अपने सन के ऊपर स्क्रीन लगा के जाएं। सनस्क्रीन होता है, सनस्क्रीन क्रीम, ये जो सनस्क्रीन क्रीम होती है, ये आपके स्किन के ऊपर क्या बनाती है, एक लेयर बनाती है, इट्स जस्ट प्रोवाइड यू अ लेयर ओनली, इससे कुछ होता नहीं है, इससे कोई गोरा या काला नहीं होता है, ये सिंपल क्या करती है, स्पेस है इसके ऊपर एक लेयर बना देती है, उसके सनलाइट को डायरेक्ट कांटेक्ट से प्रिवेंट करती है, उससे आपका स्किन कलर चेंज नहीं होगा, मेलानोसाइट जो है मेलानिन ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा और स्किन कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द हीट, कांगरी कैंसर, जो मैं बात कर रहा था कश्मीर की, तो कश्मीर से जो हमारे पास स्टूडेंट है वो आई थिंक वो जानते होंगे, देयर इज अ थिंग व्हिच इज वेरी कॉमन इन कश्मीर, दैट इज नोन एज कांगर, आई थिंक कांगर बोलते हैं उसको, यस आई थिंक करेक्ट है, कांगर, कांगर KANGER ऐसा कुछ होता है। कांगर इज लाइक हमारे इधर जो होता है इसको बोलते हैं सिगड़ी, सुना है, नहीं देखा, तो भुट्टे सेकने वाले के बाद होता है वो ऐसे हवा करता है, कोयले डाल के उस पे भुट्टे सेकता है, वो वैसा सिगड़ी। वहां पे होता है एक स्पेशल टाइप का मिट्टी का बना हुआ एक ऐसा कुछ कांगर होता है, छोटा सा होता है, उसके वो जो अपने साधु संत लेके घूमते हैं, वो एक ऐसा पानी लोटा जैसा वैसा होता है, और उसमें वो क्या करते हैं, कुछ कोल या कुछ होता है जो गर्म रहता है, उसको भरते हैं और उससे हीट जनरेट होता है। फिर उनका एक क्लॉथिंग्स होता है, मुझे क्लॉथिंग का नाम नहीं पता, जो यहाँ से लेके पूरा लंबा होता है, क्या बोलते हैं, टेरन, जो भी उसका नाम है, वो यहाँ से स्टार्ट पूरा, देखा मूवीज में देखा होगा, लंबा पूरा क्लॉथ एक ही होता है, मोटा कपड़ा होता है, इससे ठंड नहीं लगती है। सो वहाँ की जो विंटर सर्दी होती है, उसे अपने आप को बचाने के लिए वो क्लॉथ पहनते हैं, और फिर वो बैठ जाते हैं ऐसे, और उस क्लॉथ ऐसे छोड़ा हुआ है उसके नीचे उसको अंदर रख देते हैं, उससे पूरी बॉडी को क्या मिलती है, हीट मिलता है, उससे उनको ठंड नहीं लगता, अपने आप को विंटर से प्रिवेंट करने के लिए। बट कश्मीर में इशू क्या होता है कि यहाँ पे तो हम 4 महीने विंटर है, 4 महीने नहीं होता, 2 महीने, 1 महीना मान लो विंटर होता है, और उस टाइम तक हम वो करते हैं। वहाँ पे 12 मंथ 12 महीने क्या रहती है, विंटर होती है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको यूज करते हैं। अगर क्रॉनिक अगर यूज किया तो बॉडी पे कांस्टेंट हीट होगा और उससे कैंसर डेवलप हो सकता है स्किन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, Kangri cancer. That is known as Kangri cancer. We'll discuss about this cancer in detail in the next class tomorrow. Thank you.